वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टोरी अच्छी लगी और बाय एपिसोड सुनना चाहते हो तो 200 लाइक कर दी। एपिसोड 1। एक सुनसान सड़क पर एक लड़की दौड़े जा रही थी। ये एक बाजार था। रात के समय यहाँ सारी दुकानें बंद थी। उसने ब्लू कलर का अनारकली सूट और चूड़ीदार पहनी हुई थी। उसके हल्के काले सिल्की बाल खुले हुए थे। वो परफेक्ट फिट 5 फीट की बॉडी वाली मोटी मोटी भूरी आंखें और गुलाबी माध्यम आकार के होंठ के साथ बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसका गोरा रंग, रूप और मासूमियत ऐसी की जो किसी भी लड़के को उसका पहली नज़र में दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। अश्विन, फ़ोन उठाओ, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। वो किसी को फ़ोन करते हुए दौड़े जा रही थी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धक रहा था और उसकी सांसें भी काफ़ी तेज चल रही थी। वो हाँफ रही थी और उसके माथे से बह रहा पसीना इस बात की गवाही दे रहा था। वो छुपने के लिए एक गली में घुस गई। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो उस गली में घुसकर एक कोने में छिप गई। जिस गली में वह घुसी थी, उसके दरवाजे पर कुछ गुंडे लाठियां लेकर खड़े उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी अभी तो वह इस तरफ की आई थी, कहाँ चली गई? उनमें से एक आदमी ने खुद से ही सवाल किया, जिस पर उसके साथी ने जवाब देते हुए कहा, शायद वह इस गली में गई हो। चलो यहाँ ढूंढते हैं। सब लोग उस गली में घुस गए थे। इधर वह लड़की छुपकर बैठ गई, क्योंकि वह गली आगे जाकर बंद होने वाली थी, जिस वजह से वहां पर कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। इधर गुंडे उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे, जिस दीवार से वह लड़की सहारा लेकर छिपी हुई थी। वह लड़की यही कहीं होगी, ढूंढो उसे, इस गली से बाहर नहीं निकाल सकती। उन गुंडों में से एक ने बाकी लोगों से कहा। तो वह लोग उस लड़की को ढूंढने लगे, पर उस लड़की की सूझबूझ की वजह से वह उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। जिसे देखकर उस गुंडे ने कहा, लगता है वह यहाँ से चली गई। दूसरे गुंडे भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोले, हाँ शायद वह आई ही ना हो, चलो दूसरी गली में चलते हैं। ऐसा तय करके वह लोग वहां से निकलने लगे। इतने में उसे लड़की का फोन बजा। उसके फोन पर किसी अश्विन नाम के इंसान का फोन आ रहा था, जिसकी रिंगटोन उन गुंडों के कानों में पड़ी तो वह चौंकने हो गए। इधर लड़की की सांसें सूख रही थी। वो डरते हुए मन में खुद से बोली, हे कान्हा जी, इस लड़के को भी अभी फोन करना था, तब से ट्राई कर रही थी, तब तो मेरा फोन उठाया नहीं। वह कॉल डिस्कनेक्ट करके उसको साइलेंट करने लगी। इतने में वह गुंडे उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उनमें से एक गुंडे ने उसको देखते हुए कहा, अब कोई फायदा नहीं है, तुम पकड़ी गई हो, चुपचाप चलो हमारे साथ। वो लड़की रोते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं जाना, छोड़ दो हमें, हमें नहीं करनी वह शादी। पर वह गुंडे उसकी बात ही नहीं मान रहे थे। वो उसे जबरदस्ती लेकर वहां से बाहर आए और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। अरुंधति निवास, एक छोटी सी हवेली, जो इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, क्योंकि आज इस हवेली में किसी की शादी थी। वो गुंडे उस लड़की को घर के पीछे वाले दरवाजे के पास लेकर आए और गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर ले गए। छोड़ो हमें, छोड़ दो हमें। वो लड़की उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लंबे चौड़े गुंडे पर 5 फुट की लड़की का कोई जोर नहीं चल रहा था। इधर वह लोग उसको लेकर हवेली के एक कमरे में आए, जहां पर एक उम्रदराज औरत, 12 साल का बच्चा, 2 औरतें और 2 आदमी मौजूद थे। वहीं एक तरफ एक लाल साड़ी पहने हुए लड़की बैठी हुई थी। उसके साथ उसी की उम्र का एक लड़का था। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी शादी हुई है। उन सब लोगों पर हटे कट्टे लोग बंदूकें ताने खड़े हुए थे और वहां पर रखी एक चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके पास चारपाई के सहारे AK-47 गन खड़ी की हुई थी। उसकी उम्र 35 के आसपास थी। चेहरे पर भरपूर गुरूर था, जैसे कि वह किसी से ना डरता हो। गुंडे उस लड़की को जब वहां लेकर आए तो वह अपने परिवार को देखकर रोते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो, छोड़िए हमारे परिवार को। उनमें से एक औरत ने उस लड़की को देखकर रोते हुए गले से कहा, कस्तूरी, छोरी तू वापस क्यों आई? दादी सा सॉरी। कस्तूरी यानी वह लड़की रोते हुए बोली। ये कस्तूरी की दादी अरुंधति थी। वहां पर कस्तूरी के बड़े काका ताऊ सा किशोर, उनकी पत्नी कोमल, उनकी नई नवेली शादी शुदा बेटी इंदु और दामाद के साथ साथ उनके छोटे भाई सुकेश, एकता और उनका बेटा साहिल मौजूद थे। साहिल और इंदु कस्तूरी को अपनी नम आंखों से देख रहे थे, लेकिन उसके दोनों काका और काकियां उसको गुस्से में देख रही थी। उसको देखते ही किशोर उस पर बिगड़ते हुए बोला, क्यों मरवाने पर पुली हुई हो हम लोगों को? मानी क्यों नहीं लेकिन इन लोगों की बात? सुकेश भी उसका साथ देते हुए बोला, सही कहा भाई सा ने, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है,
क्या यही सिला दे रही हो हमें? उनकी कड़वी बातें सुनकर कस्तूरी रोने लगी। वही चारपाई पर बैठा हुआ आदमी उसको धमकी देते हुए बोला, आज इस घर से या तो तुम्हारी डोली उठेगी या फिर तुम्हारे परिवार की अर्थी। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो या फिर खुद को आज़ाद देखना चाहती हो? अरे भाई साहब, ये क्यों हम लोगों को जिंदा देखना चाहेगी? खुद के माँ बाप को खा गई, डायन कहीं की, अब हमें भी मरवाना चाहती है। एकता गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कस्तूरी पर बिगड़ रही थी, जिसे देखकर अरुंधति गुस्से में बोली, बिंदनी हद में रहो। हमारी पोती के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो देख लेना क्या हाल करते हैं तुम्हारा। हाल तो आपको नजर नहीं आ रहा मासा? हमारी तरफ देखिए, पूरा परिवार आज मौत के मुंह में फंसा हुआ है और आपकी लाडली पोती को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुकेश अपनी पत्नी का साथ देते हुए गुस्से में बोला। कस्तूरी अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं काकोसा, ऐसा नहीं है। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करती हो तो फिर हमारी जान के बारे में सोचो। चुपचाप शादी कर लो, वरना हमारे परिवार को कोई कंधा देने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। किशोर उसको धमकी देते हुए बोला, जिस पर कस्तूरी ने रोते हुए चारपाई वाले आदमी से कहा, हम शादी के लिए तैयार अरविंद काकोसा। अरविंद उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम्हारे पास 20 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर मंडप में आ जाओ। इतना बोलकर अरविंद बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कोमल और एकता कस्तूरी को कमरे में ले जाने लगी तो इंदु उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, सॉरी कस्तूरी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। कस्तूरी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों काकियों के साथ कमरे में चली गई। उस कमरे में मेज पर पीले रंग का राजपूती शादी का जोड़ा और जड़ाव गहने पड़े हुए थे। कोमल ने जोड़े को कस्तूरी के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, जल्दी करो, जितनी देर करोगी हमारी जान उतनी ज्यादा खतरे में जाएगी। कस्तूरी उस भारी से जोड़े को लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। वो जोड़ा उस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। कोमल और एकता उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर रेडी करने लगी। वो दोनों ऐसा करते हुए बहुत ही खुश नजर आ रही थी। कोमल ने कस्तूरी को चूड़ियां पहनते हुए कहा, ये चूड़ियां देख रही हो कस्तूरी? कस्तूरी की नज़र अपने हाथ में पहनी हुई लाल रंग की चूड़ियों पर चली गई। वह नम आंखों से उन चूड़ियों को देखने लगी। इस पायल को भी मत भूलना, इसे भी देखो ध्यान से, दोनों बहुत ही खूबसूरत है ना? कोमल ने उसको देखते हुए सवाल किया, जिस पर कस्तूरी ने कुछ नहीं कहा। कोमल अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोली, ये दोनों तुम्हारे लिए साज श्रृंगार नहीं बल्कि बिड़िया बनने वाली है। कस्तूरी उनको हैरानी से देखने लगी। कोमल और एकता के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और ऐसे ही मुस्कुराते हुए कोमल ने आगे कहा, जहां हम दोनों देवरानी जेठानी को एक साथ चैन की सांस नहीं लेने देती, वहां तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि तुम 4 सास और 3 ससुर की छोटी बिंदनी बनने वाली हो। परियों की तरह पाला है मासा ने तुम्हें कस्तूरी, जैसे स्वर्ग की अप्सरा, लेकिन अब तुम्हें नर्क के दर्शन होने वाले हैं। एकता उसकी बात पूरी करते हुए हंसने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर कस्तूरी के आंख से आंसू बह गया। एपिसोड 2। कस्तूरी अपनी काकियों की बातों को सुनकर अंदर तक सहम गई थी। उसको सच में अरुंधति ने परियों की तरह पाला था। अब उस नन्ही सी परी के साथ क्या होने वाला था, उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। इधर अरविंद ने दरवाज़ा नॉक करके उनको देखते हुए बोला, अगर दुल्हन रेडी हो गई है तो जल्दी करो, बारात को और गुस्सा मत दिलाओ। उसकी बात सुनकर कोमल ने जवाब देते हुए कहा, हो गई तैयार भाई साहब। कस्तूरी को बड़ा सा घूंघट उड़ाकर कोमल और एकता दोनों कमरे से बाहर ले गई। दुल्हन को इतनी देर से न आते देख वहां मौजूद लोग अब बातें करने लगे थे। उन्हीं में से एक औरत बोली, अरे भाई बात क्या हुई है, दुल्हन अभी तक मंडप में क्यों नहीं आई? दूसरी औरत बोली, कहीं भाग तो नहीं गई? हाँ। एक आदमी बोला, क्या पता क्या हुआ है। इतने में ही एकता और कोमल जब कस्तूरी को मंडप में ले आई, जहां पर पहले से ही उसका दूल्हा बैठा पूजा कर रहा था। दुल्हन को मंडप में देख सब शांत हो गए। कस्तूरी बस रोए जा रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसको दूल्हे के साथ लाकर बैठा दिया गया। वो मंडप में हवन कुंड के पास दूल्हे की बगल में बैठी हुई थी। उसकी बगल में राजपूती शेरवानी में सजा हुआ एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली होंठ, लंबी काली मूंछ, लंबा और चौड़ा शरीर। वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, जो एक बार में ही किसी भी लड़की को लुभाने के लिए काफी था। पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सर्व मंगल।
मंत्रों की आवाज के साथ कस्तूरी बीती यादों में खो गई। कुछ दिन पहले पिछोला झील, उदयपुर, एक कश्ती झील में तैर रही थी जिसमें बहुत सारे यात्री थे। उसमें कस्तूरी थी। उसने सफेद रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। उसके हाथ में गिटार था जिसको प्ले करते हुए उसकी धुन पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। ओरे मनवा, तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। कस्तूरी की सुरीली आवाज उस झील में गूंज रही थी। कश्ती किनारे पर पहुंच चुकी थी और उसका गाना भी खत्म हो चुका था। तालियों से उस कश्ती के यात्रियों ने उसकी प्रशंसा की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो गिटार उसके बैग में पैक करके मांझी को उसका किराया देते हुए बोली, ये लीजिए काको सा। कसू कितनी बार बोला है तने कि महारे को थारे से पीसा लेना चोखा कोनी लागे। थारी वजह से महारे को इतनी सारी सवारियां मिल जाती है। थारी आवाज सुनने के लिए ये सब आते हैं और तू है कि अपने एहसानों के बदले महारे पर और एहसान करती हो। मांझी ने उसको मना करते हुए कहा। कसू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ये सब पैसे के लिए नहीं करते। गाना हमारा शौक है, सपना नहीं। हमारा सपना तो आपको अच्छी तरह पता है। उसने किराया दिया और अपना सामान लेकर कश्ती से उतर गई। उसे जाते हुए देखकर मांझी मुस्कुराने लगा। एक यात्री उसको ऐसा करते हुए देखकर सवाल करने लगा, ये कौन है भाई सा? बहुत ही मीठी आवाज है और उतना ही मीठा है इस स्वभाव। ये तो कस्तूरी है, बिन माँ बाप की बच्ची है। माँ बाप बचपन में एक हादसे में मारे गए थे, पर कुछ लोग बोलते कि वो हादसा नहीं था बल्कि कत्ल था। उनके कातिलों को सजा दिलाकर जेल पहुंचने के लिए ये यस बनना चाहती है। मांझी ने उसको जवाब दिया, जिस पर वो यात्री कुछ सोच में डूब गया। उसको ऐसे खोया हुआ देखकर मांझी ने सवाल किया, क्या हुआ भाई सा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आज हम इसके ताऊसा की बेटी की शादी पक्का करके आए हैं। लगता है गलती कर दी हमने, ये लड़की अपनी बहन से ज्यादा अच्छी है, उस यात्री ने सामने से कहा। उसकी बात को काटते हुए मांझी थोड़ा बिगड़ कर बोला, मैंने अभी अभी थारे को बोला ना उसका एक सपना है और शादी की उम्र भी नहीं है उसकी अभी, तो ऐसा कुछ भी मत सोचो उसके लिए। हमें अपना किराया दो और जाओ यहाँ से। इतना क्यों बिगड़ रहे हो? ये लो किराया। इतना बोलकर यात्री ने उसे किराया दिया और वहां से चला गया और मांझी उस पर बिगड़ते हुए मुंह में उसे कोसने लग गया। वृंदावन भवन, सिसोदिया परिवार का निवास। 2 मंजिला खूबसूरत सी सफेद हवेली जिसका बड़ा सा दरवाजा खुलते ही बैठक थी, जिसका दूसरा दरवाजा घर के बड़े से आंगन में खुलता है, जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है। आंगन की तरफ घर के सदस्यों के कमरे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर, गेस्ट रूम, स्टोर रूम और रसोई है। छत पर चोबरा है जहां पर घर की दोनों बेटियां रहती है। पूरा परिवार इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है, मतलब औरतें साड़ी पहनती है पर लड़कियां इंडियन और वेस्टर्न दोनों पहन सकती है। साहिल, साहिल, एक छोटा पैकेट कस्तूरी घर की बैठक से पुकारते हुए अंदर आई। इधर उसकी आवाज सुनते ही रसोई में काम कर रही उसकी काकी एकता अपने साथ काम में हाथ बटा रही जेठानी कोमल से बोली, आ गई कस्तूरी राजकुमारी सा। सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, घर का काम सीखना नहीं है। सही कहा एकता, माँ बाप मार गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। इंदू की शादी करने के बाद इसकी भी शादी करनी पड़ेगी हमें, लेकिन इसको तो अपनी पढ़ाई पर ही पैसे बर्बाद करने हैं। कोमल भी एकता की तरह कस्तूरी पर बिगड़ रही थी। इधर कसू बैठक से निकलकर आंगन में आई तो एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया। दीदी दीदी, ये लो चॉकलेट, यही खानी थी ना तुम्हें? कसू ने उसे चॉकलेट दी और वो लड़का मायूस होकर बोला, यू आर लेट दीदी, आज इंदू दीदी के शगुन में उसके ससुराल से इसी चॉकलेट का बुके आया है। शगुन मतलब दीदी की शादी पक्की हो गई? कसू ने सवाल किया। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया और कसू खुश होकर बोली, हे कान्हा जी, इतनी बड़ी खुशखबरी, फिर तो ये चॉकलेट हमें मिलनी चाहिए। उसने साहिल से चॉकलेट ली और छत की सीढ़ियों की तरफ भाग गई और साहिल उसे पुकारता रह गया। अरे दीदी, ये चीटिंग है, ये आप हमारे लिए लाई थी। उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखकर एक कमरे से 70 साल की अरुंधति निकलते हुए बोली, लड़ो धीरे, चोट लग जाएगी अगर सीढ़ियों से पैर फिसला। नहीं लगेगी दादी, खुशी के मारे हमारे पर निकल आए हैं। अब तो हम उड़ने लगे हैं, इसलिए गिरेंगे नहीं बल्कि उड़ जाएंगे, चिड़िया की तरह। कसू ये सब बोलकर अपने दुपट्टे को पंखों की तरह लहराते हुए ऊपर की तरफ भाग गई। उसे जाते हुए देखकर अरुंधति मुस्कुराते हुए बोली, बावली छोरी। इधर चौबारे में 24 साल की एक लड़की रोते हुए फोन पर बात कर रही थी, हम ये शादी नहीं करेंगे शुभम, हमें कैसे भी करके तुमसे ही शादी करनी है।
अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम जहर खा लेंगे। कस्तूरी उसको सामने से कुछ बोलती पर इंदु का गुस्सा देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वह अपना चेहरा लटकाए कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए जब उसकी दादी अरुंधति ने देखा तो वो चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ लाडो? तो ऐसे मायूस क्यों हो गई? कस्तूरी में सामने से कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जहां पर साहिल अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा था। ये लो चॉकलेट। कस्तूरी ने वह चॉकलेट साहिल को दे दी। उसको देखे बिना ही साहिल ने चॉकलेट लेकर मुस्कुराते हुए कहा, जी जो चीज़ जिनकी होती है उसे मिल ही जाती है। वही कस्तूरी आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। उसकी दादी अरुंधति वहां आई और उसकी बगल में बैठकर उसके सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी लाडो, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ बोला? कस्तूरी ने दादी की तरफ देखकर मायूस होकर कहा, दादी सा हम इंदु दीदी से मिलने गए थे तो वह खुश नहीं लग रही थी। क्या वो शादी नहीं करना चाहते? क्या उनको उनके होने वाले पति पसंद नहीं है? अरे पसंद क्यों नहीं है, बहुत पसंद है। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए हैं जो उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। कस्तूरी की ताई कोमल उधर आते हुए बोली। उसके हाथ पर ट्रे थी जिस पर 2 कप चाय रखी हुई थी। वह ट्रे को उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कस्तूरी से बोली, इंदु बहुत ही खुश है, बस वह जता नहीं रही। कसू, तुम्हें पता भी है उसकी शादी जिससे होने वाली है वो घर में सबसे बड़ा बेटा है। मतलब मेरी बेटी उसे घर की बड़ी बिंदनी बनेगी। सीमेंट और कपड़े की फैक्ट्रियां तो उनकी पूरे राजस्थान में है, साथ साथ होटल भी है। चाय का सीप लेते हुए दोनों दादी पोती उसकी बात सुन रही थी। कोमल अपने होने वाले जवई की बहुत बड़ाई कर रही थी। 6 फीट का लंबा चौड़ा हैंडसम और गांव का मुखिया है। पूरे राजस्थान में उसका नाम चलता है। कोमल ने इतराते हुए कहा, जिसे सुनकर कस्तूरी ने सवाल किया, ऐसी बात है पर हमने तो कभी उनका नाम नहीं सुना था ऐसा? क्योंकि तुम्हें उसका नाम नहीं पता? कोमल मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर कस्तूरी ने सवाल करते हुए कहा, तो फिर आप बता दीजिए ना क्या नाम है उनका? कोमल बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी ताईसा, पर यह नाम हमने कहीं नहीं सुना। इतना बोलकर उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया और कप ट्रे में रखकर वापस चौबारे में चली गई। उसकी इस हरकत को देखकर कोमल गुस्से में तिल मिला उठी। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। शादी से एक दिन पहले संगीत की रात। घर के आंगन में संगीत की रस्म चल रही थी। घर की औरतें मेहमानों की आवभगत में व्यस्त थी। कोमल और एकता किचन में थी। ये महारानी क्या तैयार होकर आई नहीं? एकता उसकी बड़ी बहन है इंदु, उसकी शादी में जरा सा हाथ भी नहीं बटा सकती क्या? कोमल मेहमानों के लिए गिलास में शरबत डालते हुए कस्तूरी पर बिगड़ रही थी। एकता उसका साथ देते हुए बोली, और क्या जीजिए, एक नंबर की कामचोर है, और अगर काम के लिए बोले तो माँ साहब ना उसकी तरफदारी करने वाली, एक भी काम करने को नहीं बोलने देती। हमेशा वो पढ़ रही, उसे काम के लिए मत बोलो, पता नहीं पढ़ पढ़ कर कहाँ जाना है। आखिरकार तो उसे यही चूल्हा चौका ही तो संभालना है। हाँ एकता, पर हमारी बात सुनता कौन है इस घर में? चलो मैं ही देकर आती हूँ मेहमानों को शरबत। तुम तब तक मेहमानों के लिए कचौरियाँ लेकर आओ, कोमल ने जवाब दिया और शरबत के गिलासों की ट्रे लेकर बाहर आंगन में चली गई। अरुंधति मेहमानों के साथ बातें कर रही थी। अरे कोमल, इंदु कहाँ? उसकी शादी है और वही गायब है, एक औरत ने उससे शरबत लेते हुए कहा। सामने से कोमल ने जवाब देते हुए कहा, वो तैयार हो रही होगी, हम बुला कर लाते हैं उसे। उसने सबको शरबत दिया और छत की तरफ चली गई। ये कस्तूरी की बच्ची इतना सा काम भी नहीं कर सकती। मेहमान इंदु को बुलाया रहे हैं और ये उसको बुलाने भी नहीं गई। पता नहीं क्या कर रही होगी। कोमल बिगड़ते हुए छत की तरफ जा रही थी। इधर कस्तूरी अपनी दादी के कमरे में रेडी हो रही थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने कानों में झुमके पहन रही थी। तभी दरवाजे से एक लड़की आवाज आई, ये क्या है कसू, तुमने आज भी सूट पहन रखा है? एक उसी की हम उम्र लड़की राजस्थानी घाघरे चोली में अंदर आते हुए कस्तूरी से बोली, संगीत है आज तुम्हारी बहन का और घूमर करना है हमें। तुम्हें आज तो घाघरा चोली या साड़ी पहन लेनी चाहिए थी। साड़ी मुझे पहननी नहीं आती अंशी, और घाघरा चोली मैं संभाल नहीं पाती, इसलिए ये सूट ही अच्छा है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम। कस्तूरी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। अंशी अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत कस्तूरी को देखकर अपने होंठ गोल करके सिटी मारते हुए बोली, सो ब्यूटीफुल, लड़के लट्टू हो जाएंगे तुम्हें देखकर।
देखना कहीं तेरी जीजी के ससुराल वाले तुझे ही पसंद ना कर ले अपने बेटे के लिए। आर क्या नाम है? श्रेष्ठ सिंह शेखावत। बकवास बंद करो। अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे फालतू में गालियां पड़ जाएंगी। चलो यहाँ से। कस्तूरी ने सामने से इतना ही जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले गई। दूसरी तरफ छत पर, पागल हो गई हो इंदु? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ये शादी करोगी? कोमल अपनी बेटी इंदु पर बिगड़ रही थी, जो कि भागने के लिए बैग पैक कर रही थी। लेकिन तभी कोमल कमरे में आ गई और उसको उसे सब कुछ बताना पड़ा। इंदु कोमल का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, माँ सा शुभम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और लंदन की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हम उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। आप हमारी शादी एक बच्चे के बाप और रेत के टीलों में बसे गांव में करके बर्बाद मत कीजिए प्लीज। मैनेजर है तो क्या हुआ? इन लोगों की राजस्थान में कितनी ही फैक्ट्रियां है, करोड़ों की कमाई होती है साल भर में। कोमल उसको समझाते हुए बोली। उसकी बातों में लालच झलक रहा था, जिसे समझते ही इंदु ने अपना आखिरी पत्ता फेंका और बोली, शुभम 1 महीने में 5 करोड़ कमाता है। क्या? कोमल चौंक गई। इंदु ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर कोमल उसे पर बिगते हुए बोली, ये सब तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी। कल शाम को तुम्हारी शादी है और तुम ये सब अब कर रही हो। माँ सा हम शुभम के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते, प्लीज कैसे भी करके इस शादी को रुकवा दीजिए। इंदु उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जिस पर कोमल बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई और चबूतरे पर चली गई। अब वह कुछ सोच विचार कर रही थी तो उसकी नज़र कस्तूरी पर पड़ी, जो कि अपनी दोस्त अंशी के साथ बातें करते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी और उसे तरफ से एक नौजवान लड़का फूलों की कुछ टोकरियां लेकर आ रहा था। एक टोकरी के ऊपर दूसरी टोकरी राखी होने की वजह से उसे लड़के को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने आप को संभालते हुए चल रहा था और इधर कस्तूरी को छेड़ते हुए अंशी ने कहा, चलो तुम्हारा बहनोई तो तुम्हारी खूबसूरती पर लट्टू नहीं होगा, पर कोई और तो है ना जो तुम्हारी खुशबू पर ही लट्टू है। कौन? कस्तूरी ने असमंजस में सवाल किया तो अंशी ने उसके कान में कुछ कहा और कस्तूरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ लपकते हुए बोली, अंशी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अंशी उससे बचने के लिए वहां से हटी तो कस्तूरी उसे लड़के से टकरा गई। फूलों की टोकरी उसे लड़के के हाथों से गिर गई थी और एकदम से उछलकर फूल कस्तूरी और उसे लड़के पर बरसने लगे, जो उसको अपनी बाहों में भरकर इस वक्त खड़ा हुआ था। वह हैंडसम सा लड़का उसकी खूबसूरती में खो गया था। उन दोनों को ऊपर से देख रही कोमल ने गुस्से में कहा, ये लड़की हमारा मुंह काला करवा कर ही मानेगी। किसी लड़के की बाहों में जाने से इसको कौन सा फर्क पड़ता है? अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वह तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, किसी पराये मर्द की बाहों में जाने से जिस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अगर उसकी शादी उसके होने वाले बहनोई से हो गई तो कौन सा उसको फर्क पड़ेगा? इंदु की नहीं बल्कि कस्सू की शादी होगी। चैप्टर 3। कस्तूरी किसी हैंडसम लड़के की बाहों में थी, जो कि उसके खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। इन दोनों पर टोकरी के फूलों की बरसात हो रही थी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाए मजा आ गया, मेरे रश के कमर मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। अंशी ने उन दोनों को खोया हुआ देखकर उस लड़के के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अश्विन भाई सा छोड़ भी दीजिए। अश्विन ने अपने होश संभालते हुए कस्तूरी को उसकी जगह पर खड़ा किया और फिर सवाल करते हुए बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी कस्तूरी? कस्तूरी ने अपना दुपट्टा सेट करते हुए जवाब दिया, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। आप तो ठीक है ना? अश्विन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हम ठीक हैं। उसकी बातें सुनकर अंशी मुंह बनाकर बोली, लग तो नहीं रहा। कस्तूरी ने उसको कोहनी मारी और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे बकवास नहीं करते, चलो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो दोनों लड़कियां संगीत की रस्म में भाग लेने लगी। अश्विन की नज़र डांस कर रही कस्तूरी पर ही थी। अश्विन कोमल के भाई का बेटा था, लेकिन कस्तूरी से बहुत प्यार करता था। वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। दूसरी तरफ छत पर कोमल डांस करती कस्तूरी को देखकर मुस्कुराते हुए वापस इंदु के पास आई और अपनी बेटी को कुछ समझाया और फिर उसको लेकर संगीत के लिए वहां आ गई। उसके आते ही कस्तूरी अपनी बहन इंदु का हाथ पकड़कर उसको बीचों बीच ले आई। चलिए जीजी डांस करते हैं, आज आपका मायके में आखिरी दिन है।
तो हमने आपके लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस तैयार की है। उसने इतना कहा और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गाते हुए डांस करने लगी। ये गलियां ये चौबा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें अब हम तो। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ऐसे डांस करते हुए, लेकिन उसको देखकर इंदु को न जाने क्यों उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन में खुद से बोली, हमें माफ कर देना कस्तूरी, हम अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम्हारी कुर्बानी देने जा रहे हैं, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियाँ, देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियाँ, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी हथेली रचाई, तेरी आंख क्यों लाडो भराई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई, सावन में बादल से कहना, परदेस में मेरी बहना अब हम तो भय। संगीत की रस्म हंसी खुशी से खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह इंदु की हल्दी की रस्म हुई, सब ने उसको हल्दी लगाई। हल्दी की रस्म पूरी करके कोमल अकेले ही इंदु को वहां से ले जाते हुए बोली, अभी हम इसको छोड़कर आते हैं कमरे में, यह नहा धोने लेगी तो हम इसको शादी के लिए तैयार करने पार्लर ले जाएंगे। वो आंगन में बैठे सभी मेहमानों के बीच सिर्फ उसको अपने साथ कमरे में ले गई थी। कमरे में आते ही इंदु ने कोमल को देखते हुए कहा, मासा किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, हम यहाँ से भाग रहे हैं। तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ पार्लर के बहाने कोर्ट जाओगी और वहीं पर शुभम से तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद तुम सीधे यहाँ पर आओगी। कोमल ने उसको सख्ती से समझाते हुए कहा। ये सुनकर इंदु घबराते हुए बोली, पर मासा अगर हम वापस यहाँ पर आए तो सब लोग आप पर गुस्सा करेंगे। बाबू सा, काको सा, दादी सा, कोई भी हमें हमारी इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा, सब माफ कर देंगे। तुम वही करो जो हम बोल रहे हैं, अब चुपचाप मुंह हाथ होकर कपड़े पहनो और चलो हमारे साथ। कोमल ने उसको जवाब दिया, जिसे सुनकर इंदु अपना मन मारकर कमरे में बने वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद वह दोनों तैयार होकर पार्लर के बहाने वहां से चली गई। उनके जाने के बाद बारात आ चुकी थी। बारात का स्वागत बाकी परिवार ने किया था, सब लोग सजे धजे हुए थे। इधर कस्तूरी अंशी के साथ अपने कमरे में थी, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन अंशी खिड़की से बारात को देख रही थी। बारात में सभी के सभी मर्द थे, एक भी औरत नहीं थी, लेकिन देखने में सभी के सभी हैंडसम थे। उनको देखकर अंशी ने कस्तूरी को देखते हुए कहा, कस्तूरी ये लोग कितने हैंडसम हैं, इनमें से एक आधे को मेरे लिए पटा दे। तुम्हें तो अश्विन भाई सा जैसे इतने हैंडसम इंसान मिल ही गए हैं, मुझे भी कोई हैंडसम मिल जाएगा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। कस्तूरी उसकी तरफ मुड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो, किसी ने सुन लिया ना तुम्हारी ऐसी बकवास को तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी घर से निकाल देंगे, और ऐसे पराए मर्दों को ताड़ना बंद करो। और दूसरी बात, अश्विन सिर्फ हमारे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम बार बार यह सब मत बोला करो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगेगा, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता, इसलिए तो तुम्हें अश्विन की आंखों में प्यार नहीं दिखता। बुढ़िया से खेलती हो तुम, कमरे में कोई भी ड्रॉ खोलो उसमें चॉकलेट और कैंडिस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम बड़ी कब होगी, छोड़ो तुमसे क्या बात करनी इस बारे में, वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है। वो पार्लर से आ गई, अंशी ने सामने से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए कस्तूरी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं, मैंने तो उनको सुबह से नहीं देखा। इतने में साहिल उनके कमरे में आया और कस्तूरी को देखते हुए बोला, जी जी चलिए, आपको पापा बुला रहे हैं। कस्तूरी उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोली, ठीक है हम आ रहे हैं। वो उसके साथ वहां से इंदु के कमरे में गई, जहां पर पूरा परिवार मौजूद था। इधर इंदु लाल रंग की साड़ी में शुभम के साथ खड़ी हुई थी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोमल उनके सामने खड़ी हुई थी। पूरा परिवार वहीं पर था और उन लोगों पर बरस रहा था। वहां का माहौल देखकर कस्तूरी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किशोर गुस्से में बोला, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो हमें पहले ही बता देती, अब बारात दरवाजे पर खड़ी हुई है और तू शादी करके आ गई, अब क्या बोले हम, दूल्हा मंडप में बैठा है, कुछ तो शर्म कर लेती। कोमल उसको समझते हुए बोली, अरे जब यह उस लड़के से प्यार ही नहीं करती तो फिर उससे शादी क्यों करती। आप उनको बोल दीजिए ये शादी नहीं हो सकती। हाँ हाँ बोल दे,
जैसे कि वह मेरी बात सुनकर यहाँ से बिना दुल्हन लिए चले जाएंगे। किशोर बिगड़ते हुए बोला, जिस पर कोमल की नज़र कस्तूरी पर पड़ी, जो कि अभी अंदर आकर अपनी दादी के पास खड़ी हुई थी। कोमल ने कस्तूरी को देखते हुए किशोर से कहा, अगर वह दुल्हन ही लेकर जाना चाहते हैं तो कस्तूरी को भेज दीजिए दुल्हन बनाकर। अब इंदु की तो शादी हो चुकी है, इसकी दूसरी बार शादी नहीं हो सकती। लेकिन कस्तूरी तो कुंवारी है, उसकी शादी तो हो सकती है ना। उसकी बात सुनकर किशोर के भी कान खड़े हो गए थे। सुकेश भी उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, सही कहा भाई साहब, हमारे पास यही रास्ता है। एकता भी कोमल के इशारे पर उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, सही कहा जीजी ने भाई साहब, कस्तूरी की शादी करवा देते हैं। उसकी बात सुनकर कस्तूरी की आंखें नम हो गई थी। वह अपनी दादी को देखते हुए बोली, दादी हमको शादी नहीं करनी। अरुंधति ने किशोर को देखते हुए कहा, कस्तूरी ये शादी नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली तो तुम इस बेचारी की बलि दोगे। तुम्हारी बेटी के होने वाले पति से 10 साल छोटी है ये। इसे तो समझ भी नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है, और तुम लोग बोल रहे हो कि इसकी शादी करवा दो। किशोर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मासा समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मजबूरी है। उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि दुल्हन ने शादी कर ली है। अगर पता चलेगा तो वह न जाने क्या करेंगे। कस्तूरी ने किशोर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे भी कुछ सपने हैं, उनको आग मत लगाए। उसकी बात सुनकर किशोर गुस्से में बोला, औरत का एक ही सपना होता है, शादी करके घर बसाना। अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तू जा सकती है यहाँ से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अरुंधति ने कहा, कस्तूरी बेटा तू डर क्यों रही है? किशोर ने जो बोला वही कर और भाग जा यहाँ से, और किसी जगह पर जाकर अश्विन को फोन कर देना, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। अरुंधति ने हिम्मत देकर उसे वहां से भगा दिया, लेकिन उसके भगाने के बाद अरविंद वहां पहुंच चुका था। उसने वहां का नजारा देखकर गुस्से में कहा, दुल्हन ने शादी कर ली तो फिर पर मंडप में कौन आएगा? उसकी बात सुनकर पूरा परिवार घबरा गया था। किशोर उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है और इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। दुल्हन लेने आए थे तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। इसकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, दूसरी लड़की कहाँ है? हम उसको लेकर जाएंगे, अरविंद ने कहा, जिस पर कोमल हड़बड़ाते हुए बोली, वो तो भाग गई। भाग कर जाएगी कहाँ? अगर उसकी डोली आज यहाँ से नहीं उठी ना तो तुम सब लोगों की अर्थी उठेगी। अरविंद ने इतना कहा और उन सब पर अपने आदमियों को बुलाकर पिस्तौल पॉइंट कर दी और कुछ आदमियों को कस्तूरी के पीछे भेज दिया। जब कस्तूरी पकड़ी गई तो वह लोग उसको लेकर वापस यहाँ ले आए और धमकी देकर शादी में भेज दिया। ये सब कुछ याद करके कस्तूरी, जो कि मंडप में दूल्हे की बगल में बैठी हुई थी, उस बड़े से घूंघट के नीचे से बुरी तरह रो रही थी। कमरे की खिड़की से अरुंधति उसको देख रही थी। वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। वह उस मासूम बच्ची के लिए चिंता करते हुए बोली, इस बेचारी को तो हमने आज तक आंच भी नहीं आने दी। इसको आज तक ये भी नहीं पता कि शादी, ब्याह और घर संसार का मतलब क्या होता है, और इसकी शादी इतने बड़े परिवार में। हे कान्हा जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? दूसरी तरफ कस्तूरी की बगल में बैठा हुआ उसका दूल्हा श्रेष्ठ सिंह शेखावत मन में खुद से बोला, यो शादी नहीं समझौता से कुछ हासिल करने का। वो कुछ याद करने लगा तो उसके कानों में कुछ आवाज पड़ने लगी। कुछ दिन पहले यू की बात हुई, 2 शर्तें, शादी की शर्त। वह का दिमाग खराब हो गया से। मैं एक टाबर बच्चे का बाप सू, उसके अलावा मने किसी की जिम्मेदारी को नहीं उठानी। शादी होते ही मैं बाने निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से। श्रेष्ठ किसी को गुस्से में समझा रहा था। एपिसोड 4। कस्तूरी की बगल में बैठा हुआ उसका दूल्हा यानी श्रेष्ठ सिंह शेखावत मन में खुद से बोला, यो शादी नहीं समझौता से कुछ हासिल करने का। कुछ याद करने लगा तो उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी। यू की बात हुई, 2 शर्तें, शादी की शर्त। वह का दिमाग खराब हो गया से। मैं एक टाबर बच्चे का बाप सू, उसके अलावा मने किसी की जिम्मेदारी को नहीं उठानी। शादी होते मैं उसने निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से। जैसलमेर की रेत दिन भर की तपन के बाद अब रात के आगोश में ठंडी हो चुकी थी। हर तरफ ठंडी हवाएं बह रही थी जो अपने साथ रेत को उड़ाए जा रही थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत फैला हुआ था, न इंसान था न कोई जानवर, पर इन सब से अलग इस रेत में एक गाड़ी काफी तेज
रफ्तार से चली जा रही थी और उसके ठीक पीछे एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। पहली गाड़ी में बैठा एक आदमी बार बार पीछे मुड़कर उस दूसरी गाड़ी को देख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वो बस किसी भी तरह से आज खुद को बचाना चाहता था, पर शायद ये उसकी किस्मत में नहीं था। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी पीछे से आती हुई गाड़ी ने अचानक ही उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस आदमी का सर उसके स्टीयरिंग से टकरा गया और उसने ब्रेक लगा दिया। उसके सर से खून बह रहा था। वो अपने सर पर अपना एक हाथ रखे अब अपनी आंखों में डर लिए पीछे वाली गाड़ी को देखने लगा। तभी पीछे की गाड़ी से करीबन 26 साल का एक लड़का निकला, जिसने सिंपल सा काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। रात की बिखरती हुई इस चांदनी में उस लड़के का चेहरा अलग ही चमक रहा था। उसकी शक्ल बिल्कुल श्रेष्ठ जैसी थी, लेकिन उसकी बाएं आईब्राव पर लगा स्टाइलिश कट उसको श्रेष्ठ से अलग बनाता था, बस वरना दोनों में कोई भी फर्क नहीं कर पाता था। इस वक्त उसके चेहरे पर जो उसके भाव थे, वो किसी को भी डराने के लिए काफी थे। वो अपने एक हाथ में गन लिए तुरंत ही उस गाड़ी वाले की तरफ बढ़ गया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। उस लड़के ने जैसे ही आकर उस गाड़ी का दरवाजा खोला, वो आदमी खुद को बचाने के लिए उसके सामने भीख मांगने लगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, उसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? जो तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे। उस लड़के ने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर बाहर निकाला। सीधे सीधे बता कि वो कहाँ है, वरना आज के बाद थारे को भी कोई नहीं देख पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर साहब, मैंने उसे नहीं देखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे पता नहीं है कि आपसे झूठ बोलने का अंजाम क्या हो सकता है। वो आदमी उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ाने लगा। मैं अपनी मासा की कसम खाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगा। उस लड़के ने अचानक ही बंदूक को उसके सर पर तान दिया, जिसे देखते ही वो आदमी सहम गया। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वही वो लड़का अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो चुकी थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ। वो आदमी बचने के लिए अपने पास रेत मुट्ठी में भरी और उसे लड़के की तरफ उछालकर चकमा देकर भाग निकला। बावली पूछ थारी तो। वो लड़का रेत से खुद को बचाते हुए गाली देने लगा। वो आदमी भागते हुए कुछ दूर ही गया था कि तभी अचानक से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। उसका इंजन अभी ऑन ही था कि उसमें श्रेष्ठ बाहर आया। सफ़ेद पजामा कमीज और अपने हैंडसम फेस पर गरूर लिए उसने अपने कुर्ते के नीचे कमर में छिपी पिस्टल निकालकर उस पर पॉइंट की तो उसे आदमी के प्राणों पखेरु लगभग वहीं पर उड़ चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वह अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़े श्रेष्ठ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, अब बता पता से वह छोरी के बारे में, या फिर थारी आत्मा बताएगी कि वह छोरी कट्ठे से। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर बता दिया तो ठीक, नहीं तो थारी आत्मा तो बता देगी ही। 1, 2। वो काउंटिंग करते हुए अपनी पिस्टल लोड करने लगा, जिसे देखकर वह आदमी डर के मारे बोला, वो लड़की बीकानेर में है। उस आदमी ने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि श्रेष्ठ ने गोली चला दी। क्योंकि वो अभी भी काउंटिंग कर रहा था, वो गोली उस आदमी के सिर से पार हो गई। इतने में दूसरा लड़का भी दौड़कर उसके पास आया और उस आदमी को देखकर उसकी लाश को लात मारते हुए गुस्से में बोला, साला महारी आंखों में धूल झोंककर भाग रहा कुत्ता, भूल क्यों जावे से कि वाह की मौत कुत्ते की तरफ ही होवे से। श्रेष्ठ अपनी पिस्टल वापस रखते हुए बोला, बस बहुत हुआ, शाश्वती जे पर लोग सिधार चुका से, जे समय बर्बाद मत करीब। अचानक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसको देखकर अब वो आदमी और भी ज्यादा घबराने लगा। उस गाड़ी में से एक करीबन 27 साल का एक लड़का एक 35 साल के आदमी के साथ निकला। उन्होंने भी नॉर्मल से ही कपड़े पहने थे, पर उनकी रौबदार मूंछें थी। उसने लड़का गाड़ी से निकलते ही पुकारा, श्रेष्ठ भाई सा। कथन श्रेष्ठ के छोटे काकोसा का बड़ा बेटा, वलक श्रेष्ठ का बॉडीगार्ड। आ गए हम दोनों, अच्छा किया। ईजे को ठिकाने लगाओ, मैं और शाश्वत बीकानेर जा रहे से, श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखते हुए बोला। वल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुकुम ठाकुर सा। भाई सा, हम बीकानेर क्यों जा रहे से? शाश्वत ने सवाल किया। उसका साथ देते हुए कथ ने भी सवाल किया, हाँ भाई सा, बट्ठी के काम से। वह छोरी बीकानेर में से इतना बोलकर वो शाश्वत के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसको जाते हुए देखकर कथन ने कहा, जे लोगों ने भाई सा को हल्के में ले रखा से, चौखी गलती कर रही से वह छोरी जे आदमी को जेके किए की सजा मिल गई से।
ईदवा छोरी के साथ क्या होगा वा ने सोचा भी कोनी होगा। वल ने उसकी बात पूरी करके उस लाश की तरफ देखा। बीकानेर, एक छोटा सा घर जिसके फर्श पर एक 28-29 साल की लड़की पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके चेहरे के घाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह पीटा था। उसके सामने इस वक्त सामने श्रेष्ठ कुर्सी पर टांग रखकर बैठा हुआ था। वो लड़की उसको देखकर गुस्से में बोली, ठाकुर साहब, आपको एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? औरत और मर्द कोई फर्क कोनी से महारे लाने। कुछ अंगों के फर्क के कारण थम लोगों पर दया दिखाऊं, वो भी मैं। ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर टच, उसने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। उस कमरे की अलमारी में शाश्वत कुछ ढूंढ रहा था। अचानक से उसके हाथ एक फाइल लगी, जिसको खोलकर उसने एक नज़र देखा और श्रेष्ठ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई सा दादोसा की विल मिल गई। श्रेष्ठ ने वो विल ली और उसको पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से में कठोर हो गया। शाश्वत भी परेशान नजर आने लगा। वहीं वो लड़की हंसते हुए बोली, ठाकुर सा इतने दिनों से जिस विल के लिए तड़प रहे थे, वो हाथ भी लगी, फिर भी हाथ खाली के खाली है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ उसके करीब गया और उसको बालों से पकड़कर गुस्से में बोला, ये तुमने उस राजावत के साथ मिलके किया से ना? महारे दादोसा ने जैसलमेर की गद्दी महारे नाम की थी। जे शादी की शर्त नहीं रखी थी वा ने? हाँ, नहीं रखी थी, और ये सब हमने राजावत के साथ मिलके किया है। पर ये साबित कैसे करोगे? गद्दी के पीछे पागल ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर के हाथ खाली के खाली है। कैसे पूरी होगी ये दोनों शर्तें? कौन करेगा तुम्हारे जैसे पत्थर दिल बेरहम और एक बच्चे के बाप से शादी? वो लड़की दर्द को छुपाकर हंसते हुए बोली। उसकी हंसी ने श्रेष्ठ ने अपनी गुस्से में धधकती आंखों को बड़ी करके दांत पिसते हुए कहा, जैसलमेर महारा से और महारा ही रहेगा। इतना बोलकर उसने लड़की के माथे से गोली पार कर दी। उसे सच में किसी पर रहम नहीं आता था। फ्लैशबैक एंड। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर मन में कहा, ये शादी मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। मने जे छोरी की कोई जरूरत कोनी से। पंडित जी वर और वधू से बोले, वरमाला के लिए खड़े हो जाए। श्रेष्ठ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कोमल ने खुद से उस मासूम यानी कस्तूरी को बिल्कुल श्रेष्ठ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कस्तूरी और श्रेष्ठ दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कस्तूरी के आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे, तो वही श्रेष्ठ बिना किसी भाव के खड़ा था। कस्तूरी का घूंघट काफी लंबा होने की वजह से इस समय वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। कोमल ने उन दोनों के हाथों में वरमाला दी। पंडित जी ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए। पंडित जी के बोलने के बाद भी कस्तूरी वरमाला लिए बूट बनी खड़ी थी। आसपास के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। कोमल ने कस्तूरी को वरमाला पहनाने के लिए कहा, पर वो अभी भी वैसे ही खड़ी रही। इस वक्त कस्तूरी की जो हालत थी, उसमें वो अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके दोनों हाथ पांव कांप रहे थे। कोमल कस्तूरी के पीछे जाकर उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ करके उसके कान में बोली, चुपचाप वरमाला पहना। अगर शादी नहीं हुई तो पूरा परिवार मरेगा। खुद को संभालते हुए कस्तूरी ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाकर श्रेष्ठ की तरफ वरमाला बढ़ा दी। श्रेष्ठ ने अपना सिर झुकाया तो कस्तूरी उसे अपने कांपते हाथों से वरमाला पहना दी। कोमल ने फेरों के लिए कस्तूरी और श्रेष्ठ का गठबंधन किया। फेरे शुरू हो गए थे। शुरू के 4 फेरों में श्रेष्ठ आगे था और कस्तूरी उसके पीछे। फेरे पूरे हुए तो फिर पंडित जी श्रेष्ठ की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये वधू के गले में पहनाए और मांग में सिंदूर लगाए। ये सुन कस्तूरी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। श्रेष्ठ ने थाल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर घूंघट के अंदर से ही कस्तूरी की मांग भर दिया और फिर मंगलसूत्र उसके गले में पहना ही रहा था कि इतने में उसके हाथ पर कस्तूरी के आंसू की एक बूंद गिर गई। कस्तूरी के आंसू की बूंद श्रेष्ठ ने जब अपने हाथ पर देखा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करता या बोलते उससे पहले ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुआ। अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अरविंद एक कोने में एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था, जिसने जोधपुरी सूट और सिर पर जोधपुरी साफे के साथ कलगी पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और रोबदार चेहरा देखकर किसी की भी बोलती बंद हो सकती थी। अरविंद ने कस्तूरी को देखते हुए उस आदमी से कहा, दाता हुकुमियों से वह छोरी जिसकी शादी आप अपने छोरे के साथ कराने वाले थे, अब यो आपके घर की छोटी बिंदनी से। एपिसोड 5। पंडित जी श्रेष्ठ की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये वधू के गले में पहनाए और मांग में सिंदूर लगाए। ये सुन कस्तूरी ने अपनी आंखें को बंद कर लिया।
श्रेष्ठ ने थाल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर घूंघट के अंदर से ही कस्तूरी की मांग भर दिया और फिर मंगलसूत्र उसके गले में पहना ही रहा था कि इतने में उसके हाथ पर कस्तूरी के आंसू की एक बूंद गिर गई। कस्तूरी के आंसू की बूंद श्रेष्ठ ने जब अपने हाथ पर देखी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करता या बोलता, पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अरविंद एक कोने में एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था, जिसने जोधपुरी सूट और सिर पर जोधपुरी साफे के साथ कलगी पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और रोबदार चेहरा देखकर किसी की भी बोलती बंद हो सकती थी। अरविंद ने कस्तूरी को देखते हुए उस आदमी से कहा, दाता हुकुमियों से वह छोरी जिसकी शादी आप अपने छोरे के साथ कराने वाले थे, अब यो आपके घर की छोटी बिंदनी से। दाता हुकुम के चेहरे पर शातिर मुस्कान नजर आ रही थी। इधर कस्तूरी की शादी के बाद अब विदाई की बारी थी, इसलिए उसे आखिरी बार अपने परिवार से मिलने के लिए कोमल उसकी दादी सा के कमरे में ले आई। कस्तूरी, महारी लाड़ो, अरुंधति ने आते ही उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों फुट-फुट कर रोने लगी। अरुंधति ने उसे समझाते हुए कहा, लाड़ो, शायद तुम्हारी किस्मत ये शादी ही लिखी थी, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खुद तुम्हारे ससुर से बात करूंगी। उसने मासूम कस्तूरी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। कस्तूरी ने रोते हुए कहा, दादी साहब, मम्मी पापा को मिलकर उनसे कुछ लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ। क्या ले जाए, ये कोई पूछने वाली है? तुझे जो भी लेकर जाना है, जाओ उनके कमरे में उनको मिलकर ले जाओ। अरुंधति ने ये जवाब देकर उसे अपनी कमर पर बंधे चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी निकालकर उसे दी और वो उसे लेकर अपने माँ बाप के कमरे में गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरा ठीक ठाक हालत में था, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। आमा मिलने गले, चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। वो उस कमरे में अपने पेरेंट्स की चीजें देखने लगी। इधर दूसरी तरफ अरुंधति ने दाता हुकुम को कस्तूरी के कमरे में बुलाया था। दाता हुकुम कस्तूरी के ससुराल में सबसे बड़े थे। उनका असली नाम आघात सिंह तोमर था। आघात जी ने आते ही अरुंधति को हाथ जोड़कर कहा, खम्मा घनी बाईसा। सामने से आघात को देखते हुए अरुंधति ने कहा, घनी खम्मा। आघात जी, हमने आपको यहाँ अपनी पोती के बारे में बताने के लिए बुलाया है। हमारी बड़ी पोती ने जो गलती की है, उसकी सजा हमारी छोटी पोती को नहीं मिलनी चाहिए। वो अभी भी गुड़ियों के साथ खेलती है, उसे घर संसार की जानकारी नहीं है, तो उस पर दबाव मत कीजिएगा। इतनी विनती है आपसे, आप चिंता मत कीजिए बाईसा। वह को हम अपनी छोरी बनाकर ले जा रहे से, वह पर अपनी बहन की गलती का कोई असर ना पड़ने देंगे। महारा आपसे यो वादा से कि वो अट्ठे से भी घनी खुश रहेगी, आघात ने भरोसा दिलाते हुए कहा, जिस पर अरुंधति को कुछ हौसला हुआ और वो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम उसकी विदाई की तैयारी करवाते हैं। आघात जी मन में बोले, वह छोरी की घनी तारीफ सुनी थी, अब पता चलेगा कि वह तारीफ सच से या फिर दिखावा। वो वहां से बाहर चला गया और अरुंधति कस्तूरी को लेने उसकी मां के कमरे में गई। इधर कस्तूरी ने अलमारी के ड्रावर से 2 नेम प्लेट्स निकाली। ये दोनों यूएस ऑफिसर्स की थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि कस्तूरी के माँ बाप थे। उसने रोते हुए उन दोनों को अपने एक हैंडबैग में डाला। कस्तूरी, डालो, विदाई का समय हो गया से। अरुंधति ने उसे पुकारा तो कस्तूरी ने रोते हुए अपनी दादी की तरफ देखा। अरुंधति ने उसके चेहरे पर घूंघट उड़ाते हुए कहा, हम कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे लाड़ो कि तुझे हमसे भी कहीं ज्यादा प्यार मिले तुम्हारे ससुराल में। इतना बोलकर वो उसे संभालते हुए कमरे से बाहर लाई। इतना भारी लहंगा और वो 5 फुट से छोटी लड़की के लिए संभालना हद से भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे संभालते हुए घर के आंगन में आई। उसका बाकी परिवार बेमन से उसे मिला, लेकिन साहिल उसको बहुत ही प्यार से मिला और रोने लगा। अंशी और उसकी बाकी सहेलियां भी उसके गले मिली। सबकी आंखें नम थी। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको, अब हम तो भय। दोनों दादी पोती एक बार फिर से गले लगकर रोने लगी। किशोर ने उन दोनों को देखते हुए कहा, मासा देर हो रही है, बारात को लौटना है। उसका परिवार कस्तूरी को बाहर लेकर आया। वो घूंघट के अंदर सुबक सुबक कर रो रही थी। पूरी बारात गाड़ियों के पास खड़ी हुई थी, उनको बस दुल्हन के आने का इंतजार था। कस्तूरी के गाड़ी के पास पहुंचते ही वलन ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अरुंधति ने उसे संभालते हुए उसे गाड़ी में बैठाया। कस्तूरी ने उसका हाथ पकड़े हुए थी। देख, तू ना हमें भुलाना, माना दूर हमें है जाना।
मेरी अल्हड़ सी अटखेलियां सदा पलकों बीच बसाना। श्रेष्ठ दूसरी तरफ से गाड़ी में आकर बैठ गया। अब गाड़ी स्टार्ट हुई और कस्तूरी की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी दादी का हाथ पकड़े रोने लगी। अब धीरे धीरे सब बाराती गाड़ियों में बैठ गए थे और गाड़ी चलना शुरू हो गई। जब बजने लगे बाजे गाजे, जब लगने लगे खाली खाली, उस दम तू इतना समझना मेरी डोली उठी है फूलों वाली। थोड़े दिन के ये नाते थे, कभी हंसते थे गाते थे। अब हम तो भय, जिसे देख किशोर ने अपनी माँ का हाथ पीछे कर लिया। कस्तूरी और उसकी दादी का हाथ छूटकर अलग हो गया। दादा दादी सा, कस्तूरी रोते हुए गाड़ी से पीछे मुड़कर बाहर झांक रही थी। श्रेष्ठ को उसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। जैसे ही बारात कुछ दूर पहुंची अचानक से गाड़ी रुकी, लेकिन कस्तूरी बिल्कुल भी नहीं हिली। श्रेष्ठ गाड़ी से उतरा और आघात की गाड़ी में जाकर उसके साथ बैक सीट पर बैठ गया। यो क्या कर रहा है छोरा, तू अपनी लुगाई को छोड़कर अट्ठे क्यों आया से? आघात ने सवाल किया। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वह सिर्फ एक छोरी से महारे लिए मने वा की जरूरत कोनी से। उससे शादी करने का एक मकसद से वह पूरा होते ही मैं वा को छोड़ने वाला सूं। इस वास्ते वा को पहले से ही जेलिए वॉर्न कर रहा सूं। महारे सीने में दिल कोनी से जो कि छोरियों के लिए धड़के। क्या नतीजा होगा इस शादी का, जानने के वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। रीडर्स कंटेंट कॉपी करके मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करूं। मेरी नॉवेल को आपने कॉपी करके यूट्यूब पर डाला और उसे रिमूव करने की रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने नहीं सुना, इसलिए मुझे आपके खिलाफ कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए उपायों में कारावास 3 साल तक के साथ जुर्माना 2 लाख रुपये तक शामिल है। ये सजा आपके लिए उपयुक्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं ये कहानी चलेगी भी या नहीं चलेगी, पर मैं कुछ अलग लिखना चाहती थी, इसलिए एक ट्राई कर रही हूँ। एक राजकुमारी जिसने एक सैनिक से प्यार किया और उसके लिए छोड़ दिया अपने राजपाट और परिवार को, लेकिन उसका ये भ्रम तब टूट गया जब वह उस सैनिक के सच से अवगत हुई, जो कि और कोई नहीं उनके दुश्मन देश का राजा था। ये कहानी है स्वर्ण और प्रभा की। राजा स्वर्ण प्रताप सिंह, जिसके कौशल की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, क्योंकि उसने केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता की राजगद्दी को संभाल कर अपने साम्राज्य को महासाम्राज्य में बदल लिया था। 27 वर्ष का वह पुरुष इतना बलशाली और खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसके किस्से सुन करती तो उसकी दीवानी हो जाती है, लेकिन किस्सों से बढ़कर वह किसी की हकीकत बनकर उसके सामने आया था। वही प्रभा, अपने माँ बाप की लाडली बेटी, जिसको उन्होंने बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन उसको प्यार हुआ अपने ही राज्य के एक सैनिक से, जिसका असली नाम स्वर्ण था। उसके प्यार में पागल प्रभा ने अपने माँ बाप को धोखा दिया और बन गई उसकी पत्नी। लेकिन जब वह पहुंची स्वर्ण सिंह के राजमहल तो उसे पता चली उसकी एक कड़वी सच्चाई। उसकी 6 रानियां थीं, जो प्रभा से बड़ी और मूर्ख रानियां थीं। उनकी दासी बनाकर स्वर्ण सिंह ने फेंक दिया था प्रभा को उनके पैरों में। क्यों किया था स्वर्ण सिंह ने ऐसा, और क्या कारण था उसका एक सैनिक बनकर दूसरे राज्य में घुसने का। एपिसोड 6। बारात कुछ दूर पहुंची, अचानक से गाड़ी रुकी, लेकिन कस्तूरी बिल्कुल भी नहीं हिली। श्रेष्ठ गाड़ी से उतरा और आघात की गाड़ी में जाकर उसके साथ बैक सीट पर बैठ गया। यो क्या कर रहा है छोरा, तू अपनी लुगाई को छोड़कर अट्ठे क्यों आया से? आघात ने सवाल किया। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वह सिर्फ एक छोरी से महारे लिए मने वा की जरूरत कोनी से। उससे शादी करने का एक मकसद से, वह पूरा होते ही मैं वा को छोड़ने वाला सूं। इस वास्ते वा को पहले से ही जेलिए वार्न कर रहा सूं। महारे सीने में दिल कोनी से, जो कि छोरियों के लिए धड़के। आघात ने उसको समझाते हुए कहा, थारा ब्याह हुआ से वाने साथ बड़े काको सा थे, भूल ना जाया करो कि हमने ब्याह किस लिए की है। इतना बोलकर उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और गाड़ियां चल पड़ी। दूसरी तरफ कस्तूरी रोते रोते कब सो गई, उसको पता भी नहीं चला। गौरव महल, जैसलमेर। 4 मंजिलों की यह महल जैसलमेर यानी गोल्डन सिटी के रॉयल फैमिलीज में से एक तोमर फैमिली का रेजिडेंस था। पूरा महल नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। महल के आंगन में एक उम्रदराज औरत राजस्थानी लिबास में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह अपने सामने खड़े हुए नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, कान खोल कर सुन लो, जरा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले से ही शादी में गड़बड़ हो गई। जिसको ब्याह कर लाने वाले थे, उसकी जगह उस छोरी की बहन आ रही है। वह गुस्से में बिगड़ते हुए बोल रही थी,
इतने में सीढ़ियों से उतरकर उस तरफ आते हुए एक औरत ने कहा, संध्या जीजी क्यों गुस्सा हो रही है आप? शांत हो जाए। शायद उस लड़की की किस्मत हमारे घर के साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए अपनी बहन की जगह वह शादी करके इस घर में आ रही है। पारुल, हम देवरसा के सामने कुछ नहीं बोलते क्योंकि वह इस घर के बड़े हैं, लेकिन हमको वह लड़की इस घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। जिसकी बहन ने हमारे बेटे को धोखा दिया, उस लड़की की छोटी बहन कौन सी सती सावित्री होगी? वह भी तो धोखा दे सकती है न हमारे बेटे को। ये तो एक बार सोच लेना चाहिए था ना। संध्या ने अपनी देवरानी पारुल को देखते हुए कहा। पारुल दाता हुकुम आघात की पत्नी थी और संध्या दाता हुकुम के बड़े भाई की विधवा पत्नी, जिसकी मौजूदगी घर में कुछ खास दिनों के लिए ही होती थी। ज्यादा दिनों तक वह तीर्थ यात्रा पर ही रहती थी। उन दोनों के अलावा घर में उनकी 2 देवरानियां भी थी। श्रेष्ठ के पिता प्रभात की पत्नी सुनंदा और श्रेष्ठ के छोटे काकोसा सुजात की पत्नी नंदिनी, वह भी घर के कामों में लगी हुई थी। पारुल के हाथ में थाल देखकर संध्या ने सवाल किया, यह क्या है? पारुल ने जवाब देते हुए कहा, यह नई बिंदनी के लिए नए कपड़े और जेवर है। वह दाता हुकुम ने फोन करके जब बिजली बदलने के बारे में बताया था, तो उन्होंने हमें ये भी बताया था कि बिंदनी उम्र में छोटी है, इसलिए उसके लिए उसी के नाप के कपड़े तैयार करवा दो। छोटी है का क्या मतलब? संध्या ने असमंजस में सवाल किया। तो जवाब में सुनंदा उधर आते हुए बोली, जीजी मतलब वह उम्र में हमारे छोरे से छोटी है। उसकी बात सुनकर संध्या सामने से कुछ बोलने को हुई कि इतनी में बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई और एक नौकर दौड़ते दौड़ते वहां आया और उन सबको देखते हुए बोला, खम्मा घनी बड़ी ठकुरानी सा बारात आ गई से। उसकी बात सुनकर संध्या अपनी देवरानियों को देखते हुए बोली, अब तुम लोग यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, नई बिंदनी का स्वागत करना है। घर की औरतें मिलकर घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। वह लोग दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर उनको गृह प्रवेश की रस्म करनी थी। सब बाराती अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आ चुके थे, बस दुल्हन वाली गाड़ी से कोई बाहर नहीं आया था, जिसे देखकर आघात ने कहा, श्रेष्ठ जाकर बिंदनी को लेकर आ। श्रेष्ठ अपना गुस्सा पीकर कस्तूरी की गाड़ी के पास आया और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बिना देखे ही बोला, बाहर निकल छोरी। पर सामने से कोई हरकत नहीं हुई, जिसको देखकर उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो कस्तूरी सो रही थी। उसको ऐसे सोते हुए देखकर श्रेष्ठ गुस्से में बोला, बावली पुंछ, गाड़ी में बिस्तर लगाकर सो रही से। उसने कस्तूरी को हिलाना चाहा कि इतने में आघात वहां पर आ गया। उसने श्रेष्ठ और कस्तूरी को देखकर उसे रोकते हुए कहा, छोरा लगता है बिंदनी थक गई से, तो मत जगा, इसे उठाकर दरवाजे पर चल, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करनी से। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ गुस्से में बोला, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं जे छोरी को उठाकर ले जाऊं, वह भी गृह प्रवेश के लिए? तो और कौन लेकर जाएगा? थारी लुगाई से ब्याह हुआ से थारा जे के साथ। आघात सामने से मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर गुस्से में तमतमाया आया हुआ श्रेष्ठ उस मासूम सी लड़की को देखकर गुस्से में बोला, बिना किसी बात के आपने महारे गले यो मुसीबत बांध दी से। यो से मने जितना जल्दी हो सके से छुटकारा पाना से। इतना बोलकर कस्तूरी को गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसकी इस हरकत पर भी कस्तूरी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वह बस आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। दरवाजे पर आते ही उन दोनों को देखकर सभी हैरान हो गए। पारुल थोड़ी चिंता करते हुए बोली, ये बिंदनी को कुछ हुआ है? संध्या थोड़ा गुस्से में बोली, तू इसे गोद में क्यों उठा कर लाया है? श्रेष्ठ ने सामने से मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बावली पूछ बिस्तर लगाकर गाड़ी में ही सो गई थी और बड़े अंकल बोल कि यो को उठाना कोनी से, तो ऐसे ही लेकर आना पड़ा। अब जल्दी रस्म खत्म कीजिए, गृह प्रवेश की। संध्या गुस्से में बोली, यो क्या बात हुई? उतार जे को नीचे। वह अपनी बात खत्म करती कि आघात की आवाज आई, मने बोला से, तो यो रस्म श्रेष्ठ से ऐसे ही पूरी करवाएगा, बाकी रस्म में कल कर लेना। अभी जितनी पूरी हो सके से वो पूरी करो और आराम करने दो बेचारी को, इतनी दूर से सफर करके आ रही से। आघात के सामने घर के किसी भी सदस्य की नहीं चलती थी, इसलिए सब लोग चुप हो गए और श्रेष्ठ ने खुद से कस्तूरी के पैर से चावलों का लोटा अंदर गिराया और आलते की थाल में उसके दोनों पर डालकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करवाई। ये सब करते हुए उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वह मन ही मन कस्तूरी को कोसे जा रहा था। उसने मन में खुद से कहा, अठे मने इतनी दिक्कत हो रही से और यो महारानी इतनी चैन से सो रही से, या कुछ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा से। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होते ही श्रेष्ठ अंदर आया
तो पारुल ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तू यो को अपने कमरे में ले जा। म्हारे कमरे में क्यों जाएगी यो छोरी? श्रेष्ठ मुंह बनाते हुए बोला। जिस पर पारुल के बोलने से पहले सुनंदा बोली, तुम्हारी लुगाई है, तुम्हारे कमरे में ही जाएगी ना, लेकर जा इसको। आघात श्रेष्ठ को देखते हुए बोला, ए बैठे ही खड़े रहोगे, जाओ बिंदनी को कमरे में लेकर जाओ। श्रेष्ठ गुस्से में मन मारकर अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो उसका पारा गुस्से में और भी चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, यह म्हारे कमरे का सत्यानाश किसने किया से? उसकी आवाज सुनकर आघात की बेटी शुभी और सुजात की बेटी भक्ति वहां आई। उन दोनों ने भी राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। आते ही वह दोनों श्रेष्ठ को गुस्से में देखकर डर गई। श्रेष्ठ उनको देखते हुए गुस्से में बोला, यो सब तुम दोनों ने किया से? भक्ति जो सुभी से थोड़ी बड़ी थी इसलिए उसने डरते हुए जवाब दिया, वह भाई साहब की सुहागरात है, इसलिए हमको ये सजावट करने के लिए कहा गया था तो हम लोगों ने कर दी। सुहागरात मनाएगी म्हारी जूती, वो भी यो छोरी के साथ, कदी कोनी। श्रेष्ठ ने सामने से गुस्से में जवाब दिया और कमरे के अंदर चला गया। उसको जाते हुए देखकर शुभी ने भक्ति को देखते हुए कहा, जीजी आपने देखा भाई साहब भाभी सा को गोद में उठाकर लेकर आए? भक्ति ने जवाब दिया, हमने देखा, और तुम्हें नहीं लगता कि वह उम्र में छोटी है? मतलब हमसे भी छोटी? लगता तो हमें भी है, शुभी ने सामने से जवाब दिया। और इधर श्रेष्ठ में आते ही कस्तूरी को बैग पर पटक दिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंख खुल गई और वह हड़बड़ा कर बोली, ये हम कहाँ हैं? ये हम कहाँ हैं? नर्क में, और थारे को जे नर्क की आदत डालनी होगी। श्रेष्ठ उसको वार्निंग देते हुए बोला। एपिसोड 7। भक्ति जो सुभी से थोड़ी बड़ी थी इसलिए उसने डरते हुए जवाब दिया, वह भाई साहब की सुहागरात है, इसलिए हमको ये सजावट करने के लिए कहा गया था तो हम लोगों ने कर दी। सुहागरात मनाएगी म्हारी जूती, वो भी यो छोरी के साथ, कदी कोनी। श्रेष्ठ ने सामने से गुस्से में जवाब दिया और कमरे के अंदर चला गया। उसको जाते हुए देखकर शुभी ने भक्ति को देखते हुए कहा, जीजी आपने देखा भाई साहब भाभी सा को गोद में उठाकर लेकर आए? भक्ति ने जवाब दिया, हमने देखा, और तुम्हें नहीं लगता कि वह उम्र में छोटी है? मतलब हमसे भी छोटी? लगता तो हमें भी है, शुभी ने सामने से जवाब दिया। और इधर श्रेष्ठ ने कमरे में आते ही कस्तूरी को बैग पर पटक दिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंख खुल गई और वह हड़बड़ा कर बोली, ये हम कहाँ हैं? ये हम कहाँ हैं? नर्क में, और थारे को यो नर्क की आदत डालनी होगी। श्रेष्ठ उसको वार्निंग देते हुए बोला, तुम नरक में हो और तुम्हें इस नरक की आदत डाल लेनी चाहिए। बेचारी मासूम कस्तूरी अपने सामने खड़े गुस्सैल इंसान के गुस्से होने का कारण नहीं जानती थी। वह वापस से रोने लगी। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर श्रेष्ठ को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसने दांत पीसते हुए कहा, म्हारे सामने यो रोने धोने का नाटक करके म्हारे को बहलाने की कोशिश कोनी कर। यो कोशिश थारे पर ही हावी हो जाएगी। म्हारे को यो कमरा साफ सुथरा पसंद से, यो की जे हालत थारी वजह से हुई से, तो थारे को ही जे को साफ करना होगा, समझी? मेरे सामने रोने धोने का नाटक करके मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। ये कोशिश तुम पर ही हावी हो जाएगी। मुझे ये कमरा साफ सुथरा पसंद है, इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है तो इसे तुम ही साफ करोगी। ये बोलकर वह वहां से बाहर चला गया। वहीं मासूम कस्तूरी रोते रोते अपने बेड से उठी और कमरे के फूल पत्तियों को साफ करने लगी। इधर श्रेष्ठ वापस अपने घर के हॉल में आया तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। क्योंकि आघात उनको कुछ बातें समझा रहा था। वो छोरी उम्र में छोटी से, तो यो वास्ते वा पर इतनी जिम्मेदारियां कोनी डालना कि वह निभा ना पावे और वह से कोई गलती हो जावे। यो बात का ध्यान परिवार का हर शख्स रखेगा और खास करके तू श्रेष्ठ। वो लड़की उम्र में छोटी है तो इसलिए उस पर इतनी जिम्मेदारियां मत डालना कि वो निभा ना पाए और उससे कोई गलती हो जावे। इस बात का ध्यान परिवार का हर शख्स रखेगा और खास करके तू श्रेष्ठ। आघात अपने परिवार को समझाते समझाते उधर आ रहे श्रेष्ठ को देखते हुए बोला। श्रेष्ठ ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से सर हाँ में हिला दिया। संध्या आघात की बात सुनकर उसको मानते हुए बोली, ठीक है देवरा सा, हम लोग उस छोरी पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे कि वो उनको निभा ना पाए, लेकिन उसको सीखना तो पड़ेगा। आखिरकार वह अब हमारी अगली पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू है, चाहे उम्र में वो इस घर की छोटी बहू ही सही। आघात ने एक गहरी सांस ली और संध्या को देखते हुए बोला, भाभी सा, जो भी करना यो बात का ध्यान रखकर करना कि वह कच्ची कलीस है।
और जा को फूल बनने वास्ते सूरज की तपिश, खाद, पानी और कई संसाधनों की जरूरत होवे से। ऐसे ही वह छोरी के साथ व्यवहार होना चाहिए। महारे को, सुजात और प्रभात को जयपुर जाना से एक जरूरी काम के वास्ते। तो हमारे पीछे से पूरा परिवार वा को अच्छे से ध्यान रखेगा। समझ गए सब लोग? भाभी सा, जो भी करना, यो बात का ध्यान रख कर करना कि वो कच्ची कली है और जिसको फूल बनने वास्ते सूरज की तपिश, खाद, पानी और कई संसाधनों की जरूरत हो वैसे ऐसे ही उस छोरी के साथ व्यवहार होना चाहिए। मुझको, सुजात और प्रभात को जयपुर जाना है एक जरूरी काम के लिए। तो हमारे पीछे से पूरा परिवार उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। समझ गए सब लोग? सबने उसकी बात में हामी भर दी थी। संध्या की तीनों देवरानियां अपने अपने पति के जाने की तैयारी करने लगी। घर के तीनों बड़े मर्द आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं बाकी मर्द छत पर चले गए। शुभ और भक्ति के साथ साथ दो औरतें मौजूद थी। उनमें से एक औरत कुछ 30-35 साल की थी, वहीं दूसरी औरत 24-25 साल की थी। बड़ी उम्र वाली औरत आघात के बेटे निरंजन की पत्नी कुसुम और छोटी उम्र की औरत आघात के बड़े भाई के बड़े पोते उत्तम की पत्नी चंचल थी। वो बाकी घर वालों से थोड़ी मॉडर्न थी। संध्या ने उनको देखते हुए कहा, अब तुम लोग यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ खाने की तैयारी करो और उस महारानी को भी खाना दे दो। वो औरतें उसकी बात मानकर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। संध्या ने उस थाल को उठाया जो कि हॉल के सेंटर टेबल पर रखा हुआ था और उसको वहां पर पारो लेकर आई थी। वो उस थाल को लेकर कस्तूरी के कमरे में गई, जहां पर कस्तूरी खुद को संभालते हुए उस कमरे को साफ कर रही थी। उसका भारी भरकम लहंगा और लंबा सा घूंघट बहुत ही मुश्किल से संभल रहा था उस 5 फुट की छोटी सी लड़की से। उसने अभी आधा कमरा ही साफ किया था कि इतने में उसके कानों में एक औरत की कड़कती हुई आवाज पड़ी, यह क्या कर रही हो? इस आवाज को सुनकर वह थर थर कांपने लगी। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वह कांपती हुई जुबान से उसे देखते हुए बोली, वह उन्होंने बोला कमरा साफ कर दे हम। सामने संध्या आते हुए उस पर बिगड़ने लगी, किसने बोला तुझको कमरा साफ करने के लिए? अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। आज तुम्हारी सुहागरात है और तुमने पूरा कमरा बर्बाद कर दिया। पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए हैं तुम्हें। उसने थाल सेंटर टेबल पर रखते हुए धमकी देकर कहा, अपनी नथ के अलावा सारे जेवर उतार कर यह नए जेवर और कपड़े पहन लेना। नथ तुम्हारा भरतार पति ही उतारेगा। हमारे यहाँ पर रिवाज है और एक एक रिवाज को अच्छी तरह निभाना। अगर जरा सी भी गलती की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात ये घूंघट सबसे पहले अपने भरतार पति के सामने खोलना, उसके बाद ही कल तुम्हारी मुंह दिखाए होगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सारा सामान वापस रखो और तैयार हो जाओ। इतना बोलकर संध्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कस्तूरी ने वापस पूरा कमरा सजा दिया और संध्या के लाए हुए गहने और कपड़े पहनकर तैयार हो गई। दूसरी तरफ छत पर श्रेष्ठ अपने घर के सभी मर्दों के साथ बैठकर दारू पी रहा था। वहां एक तरह के जश्न का माहौल था। भाई साहब, आज हम सब आपके लिए बहुत ही खुश से। आपके और जैसलमेर की राजगद्दी के बीच लाया गया शादी नाम का कांटा हट गया से। आप इस जैसलमेर रियासत के किंग बनने वाले हैं। बधाई हो। शाश्वत ने मुस्कुराते हुए श्रेष्ठ को बधाई दी। वहां सभी लोग उसको बधाई दे रहे थे, वही श्रेष्ठ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने छत के रेलिंग के पास आकर उसे रेत के मैदान को देखते हुए खुद से मन में कहा, हाँ, वह छोरी की वजह से महारे और राजगद्दी के बीच सारे कांटे हट गए। बस एक बार महारे को जैसलमेर की राजगद्दी मिल जाए, वह के बाद मैं वह छोरी को भी महारी जिंदगी से हटा दूंगा। महारे को वह की कोई जरूरत को नहीं से। इतने में उन लोगों में से आघात के बेटे निरंजन ने श्रेष्ठ के पास आकर कहा, अब क्या सोच रहे हो? सारी मुश्किलों का हल तो हो गया। अब तो तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारी सुहागरात है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जल्दी खाना खाने चलो, अपनी भूख प्यास मिटाकर उसकी भूख प्यास भी मिटानी है तुम्हें। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ की मुठिया गुस्से में कस गई, लेकिन उसने अपने बड़े भाई होने के नाते निरंजन को कुछ नहीं कहा और वह लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में चले गए। वहां पर बाकी परिवार के साथ मिलकर उन्होंने खाना खाया और इधर कस्तूरी का खाना उसके कमरे में ही भेज दिया गया था। श्रेष्ठ भी खाना खाने के बाद बाकी लोगों की तरह अपने कमरे में आया तो उसने देखा उसका कमरा पहले की तरह सजा हुआ था और कस्तूरी सोफे पर बैठी खाना खा रही थी। उसने अभी भी घूंघट ओढ़ रखा था क्योंकि उसे संध्या की बातों का बहुत ज्यादा डर लगा था।
कमरे में आते ही श्रेष्ठ ने गुस्से में उस पर चिल्लाया, थारे कान में कोई बात नहीं पड़ती, या तू सच में बावली से? मैंने थारे को क्या बोला था, और तने क्या किया से? उसकी बात सुनकर कस्तूरी, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, वो फिर से डर के मारे कांप गई और अपनी जगह से खड़ी होकर उसको देखते हुए धीरे धीरे बोली, वह हमें आपके घर की एक औरत ने बोला था कि यह सब वापस से लगा दो, क्योंकि हमारी सुहागरात है। उसकी बात सुनते ही श्रेष्ठ ने उसके खाने की थाली को जोर से दूर फेंका और गुस्से में बोला, कोई थारे को कुएं में कूदने को बोलेगा तो क्या तू कुएं में कूद जाएगी? जे बात याद रख, थारा व्रतार मैं सुन, थारे को महारी बात माननी होगी। अगर मैं थारे को कुएं में कूदने के लिए बोलूं तब तू कुएं में कूदेगी। तने सोच भी किस तरिया लिया कि मैं थारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? खुद को समझती क्या हो? उसकी ऐसे गुस्से में भरी बातें उस छोटी सी कस्तूरी को रुलाने के लिए काफी थी। वो डर के मारे बुरी तरह रोने लगी। एपिसोड 8। कमरे में आते ही श्रेष्ठ ने गुस्से में उस पर चिल्लाया, थारे कान में कोई बात नहीं पड़ती, या तू सच में बावली से? मैंने थारे को क्या बोला था और तने क्या किया से? उसकी बात सुनकर कस्तूरी, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, वो फिर से डर के मारे कांप गई और अपनी जगह से खड़ी होकर उसको देखते हुए धीरे धीरे बोली, वह हमें आपके घर की एक औरत ने बोला था कि यह सब वापस से लगा दो, क्योंकि हमारी सुहागरात है। उसकी बात सुनते ही श्रेष्ठ ने उसके खाने की थाली को जोर से दूर फेंका और गुस्से में बोला, कोई थारे को कुएं में कूदने को बोलेगा तो क्या तू कुएं में कूद जाएगी? जे बात याद रख, थारा व्रतार मैं सुन, थारे को महारी बात माननी होगी। अगर मैं थारे को कुएं में कूदने के लिए बोलूं तब तू कुएं में कूदेगी। तने सोच भी किस तरिया लिया कि मैं थारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? खुद को समझती क्या हो? उसकी ऐसे गुस्से में भरी बातें उस छोटी सी कस्तूरी को रुलाने के लिए काफी थी। वो डर के मारे बुरी तरह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ गुस्से में बोला, थारे कने 30 मिनट से पूरा कमरा साफ कर देना। वह फिर से बाहर चला गया और इस बार उसको कमरे से निकलते हुए संध्या ने देख लिया। उसका गुस्से में पारा चढ़ गया। वो खुद से ही बड़बड़ करते हुए बोली, लगता है बहुत नखरे हैं इस लड़की के, हमारे छोरे को अपने करीब ही नहीं आने दिया, इसीलिए बाहर जा रहा है। कस्तूरी रोते रोते खाने की प्लेट उठाने लगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे से संध्या की भारी सी आवाज आई, ये देखो छोरी को, अपने भरतार को बाहर भेज दिया। आजकल की छोरियां ने संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। ये सुनते ही कस्तूरी ने झट से सामने खड़ी संध्या की तरफ देखा तो वो गुस्से में बोली, ये नखरे क्यों दिखा रही हो? शादी की है उसने तुम्हारे साथ, भगा कर तो नहीं लेकर आया। कस्तूरी अपनी जगह खड़ी होकर संध्या को देखने लगी तो संध्या उसे घूरते हुए बोली, हमें क्या टुकोर देख रही हो? हमारी एक बात कान खोल के सुन ले छोरी, अगर आज रात श्रेष्ठ घर से बाहर गया तो कल तू भी इस घर से बाहर जाएगी, और ससुराल से ऐसे वापस आई छोरी को कोई भी अपने घर में जगह नहीं देता। इतना कहकर वो वहां से एकदम से चली गई और कस्तूरी उनकी बातों से बिल्कुल कंफ्यूज उन्हें जाते हुए देखती रह गई। वो अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बोली, कान्हा जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो श्रेष्ठ बोल कर गए कि हम कमरा साफ कर दे और ये बोल रहे हैं कि हम उनको नखरे दिखा रहे हैं, पर नखरे और गुस्सा तो वो कर रहे हैं। क्या वो इंदु दीदी का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं? शायद हाँ, वो यही कर रहे हैं। उस हिसाब से तो उनका गुस्सा जायज़ है। हमें उनको समझाना होगा कि वो शांत हो जाए और दीदी की तरफ से माफ़ी भी मांग लेंगे। इधर श्रेष्ठ शाश्वत के कमरे की बालकनी में खड़ा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। वो एक 5 साल के बच्चे की तस्वीर थी जिसे श्रेष्ठ बहुत प्यार से देख रहा था। वो उस तस्वीर को देखते हुए बोला, अब तने महारते और दूर रहना को नहीं पड़ेगा। तने देखे कितने दिन गुजर गए से, उद्धरण चिन्ह, अब और दूर को नहीं रहना पड़ेगा भाई साहब। उसके पीछे शाश्वत की आवाज आई। उसके पास एक फाइल थी जिसे उसने श्रेष्ठ के सामने करते हुए कहा, जे लीजिए भाई साहब, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, कल बीकानेर जाकर इनको कोर्ट में जमा करवाना है। वाह के बाद संकल्प हमारे साथ हमारे घर पर होगा। श्रेष्ठ ने अपना फोन जेब में रखकर वो फाइल ली और उसको देखने लगा, जिसे देखते हुए शाश्वत ने कहा, वैसे भाई सताउसा ने बोला सही से, वह छोरी आपते घनी छोटी से, एक टाबर बच्चे के बाप होकर आप दूसरे टाबर बच्चे को किस तरह संभालोगे? यो तो मने भी कोनी पता, पर क्या कर सकूं सुब मैं, जब तक मने जैसलमेर की राजगद्दी मिल कोनी जावे से तब तक वह छोरी को झेलना ही पड़ेगा। हम वह छोरी के साइन करवा कर लाते हैं, कल सुबह होते ही तैयार हो जाना, हमको जल्दी निकलना से। श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस लेते हुए इतना ही कहा
और अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में आते ही उसने देखा कस्तूरी बेड पर उसका इंतजार करते करते सो गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट था। श्रेष्ठ ने फाइल अलमारी में रखी और बेड के पास आया। वो उसके पास बैठ गया। कस्तूरी के घूंघट में से उसके मखमली होंठ दिखाई दे रहे थे और उसकी पतली कमर भी दिखाई दे रही थी। उसको देखकर श्रेष्ठ की धड़कन तेज हो गई। कस्तूरी के होंठों को उसकी नथ के मोती छू रहे थे। दूसरी तरफ आघात के कमरे में आघात सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। पारुल उसके लिए कपड़े पैक कर रही थी जो कि उसे कल अपने साथ लेकर जाने थे। ऐसा करते हुए उसने सवाल किया, दाता हुकुम, आपको नहीं लगता कि हम उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं? क्या उनके साथ गलत कर रहे से हम? आघात ने सवाल किया। पारुल ने जवाब देते हुए कहा, श्रेष्ठ की लुगाई के साथ। वो उम्र में उससे कितनी छोटी, ऊपर से श्रेष्ठ एक बच्चे का बाप है और कल से वो अपने बच्चे को भी इस घर में ले आएगा। तो क्या वो बच्ची उसकी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? और श्रेष्ठ ने तो उससे शादी ही दो कारणों से की है, एक इस रियासत की राजगद्दी और दूसरा अपना बच्चा। बच्चा उसे मिलने वाला है और जिस दिन उसे राजगद्दी मिल गई वो उस लड़की को अपनी जिंदगी में दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। आघात उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो छोरी जितनी सुथरी और समझदार से श्रेष्ठ वा से दूर रहने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर एक बार वा की नज़र अपनी नई लुगाई पर पड़ गई, वहाँ एक बार वा का चेहरा तो देख ले। इधर श्रेष्ठ के कमरे में वो उसका दुपट्टा ठीक कर रहा था कि कस्तूरी ने नींद में कसमसा कर अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे से उसका घूंघट उतर गया। वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि श्रेष्ठ की नज़र उसी पर जम गई। उसको देखते देखते श्रेष्ठ के ख्यालों में एक लड़की और लड़के की धुंधली सी झलक उभर आई, जिसमें वो दोनों काफी करीब थे और वो लड़का उस लड़की के लिए गाना गा रहा था। तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। ये सब याद आते ही श्रेष्ठ अचानक से बेचैन हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इधर आघात ने पारुल को देखते हुए आगे कहा, मने वा छोरी को हमारे छोरे के लिए चुना ही जे वास्ते, क्योंकि वा की सादगी और मासूमियत ही हमारे पत्थर दिल छोरे के दिल में धड़कन पैदा कर सके से। वह अपना अतीत भूल जाएगा जब वह के करीब जाएगा। क्या आघात की बात सच होगी? क्या कस्तूरी एक बच्चे की जिम्मेदारी निभा पाएगी? रीडर्स कंटेंट कॉपी करके मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करूं। मेरी नॉवेल को आपने कॉपी करके यूट्यूब पर डाला और उसे रिमूव करने की रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने नहीं सुना, इसलिए मुझे आपके खिलाफ कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए उपायों में कारावास 3 साल तक के साथ जुर्माना 2 लाख रुपये तक शामिल है। ये सजा आपके लिए उपयुक्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं ये कहानी चलेगी भी या नहीं चलेगी, पर मैं कुछ अलग लिखना चाहती थी, इसलिए एक ट्राई कर रही हूँ। एक राजकुमारी जिसने एक सैनिक से प्यार किया और उसके लिए छोड़ दिया अपने राजपाट और परिवार को, लेकिन उसका ये भ्रम तब टूट गया जब वह उस सैनिक के सच से अवगत हुई, जो कि और कोई नहीं उनके दुश्मन देश का राजा था। ये कहानी है स्वर्ण और प्रभा की। राजा स्वर्ण प्रताप सिंह, जिसके कौशल की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, क्योंकि उसने केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता की राजगद्दी को संभालकर अपने साम्राज्य को महासाम्राज्य में बदल लिया था। 27 वर्ष का वह पुरुष इतना बलशाली और खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसके किस्से सुन करती तो उसकी दीवानी हो जाती है, लेकिन किस्सों से बढ़कर वह किसी की हकीकत बनकर उसके सामने आया था। वही प्रभा, अपने माँ बाप की लाडली बेटी, जिसको उन्होंने बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन उसको प्यार हुआ अपने ही राज्य के एक सैनिक से, जिसका असली नाम स्वर्ण था। उसके प्यार में पागल प्रभा ने अपने माँ बाप को धोखा दिया और बन गई उसकी पत्नी। लेकिन जब वह पहुंची स्वर्ण सिंह के राजमहल तो उसे पता चली उसकी एक कड़वी सच्चाई। उसकी 6 रानियों थी, जो प्रभा से बड़ी और मूर्ख रानियां थीं। उनकी दासी बनाकर स्वर्ण सिंह ने फेंक दिया था प्रभा को उनके पैरों में। क्यों किया था स्वर्ण सिंह ने ऐसा, और क्या कारण था उसका एक सैनिक बनकर दूसरे राज्य में घुसने का? एपिसोड 9। वो उसका दुपट्टा ठीक कर रहा था कि कस्तूरी ने नींद में कसमसा कर अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे से उसका घूंघट उतर गया। वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि श्रेष्ठ की नज़र उसी पर जम गई। उसको देखते देखते श्रेष्ठ के ख्यालों में एक लड़की और लड़के की धुंधली सी झलक उभर आई, जिसमें वो दोनों काफी करीब थे और वो लड़का उस लड़की के लिए गाना गा रहा था। तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है।
ये सब याद आते ही श्रेष्ठ अचानक से बेचैन हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इधर आघात ने पारुल को देखते हुए कहा, मने वा छोरी को हमारे छोरे के लिए चुना ही जे वास्ते, क्योंकि वा की सादगी और मासूमियत ही हमारे पत्थर दिल छोरे के दिल में धड़कन पैदा कर सके से। वह अपना अतीत भूल जाएगा जब वो वा के करीब जाएगा। सामने से पारुल मुस्कुराते हुए बोली, कान्हा जी करे जैसे आप बोल रहे हैं वैसा ही हो, पर आपने ये कैसे भुला दिया कि वह अभी छोटी है, तो क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? हाँ जानता सू मैं कि उम्र में छोटी होने की वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी वो, लेकिन वह की उम्र में कभी तू भी जे घर में आई थी, थारे पर भी ऐसे ही जिम्मेदारियां डाली गई थी, तो तूने उन जिम्मेदारियां को बखूबी संभाला था और आज बड़ी ठुकरानी सा बनी से। आघात ने सामने से मुस्कुरा कर जब ये कहा तो पारुल एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ क्योंकि हमें संध्या जीजी ने अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझकर इस घर के तौर तरीके सिखाए थे। उन्होंने इतना प्यार दिया था, उतना प्यार वह श्रेष्ठ की पत्नी को शायद ही देंगी। थारे को पता से पारुल वा का नाम कस्तूरी से, वा की महक जय घर के हर एक शख्स के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर देगी। संध्या भाभी सा भी वा को उतना ही प्यार करेगी जितना वो इस घर के बाकी सदस्यों को करती से, बस थोड़ा समय लगेगा। आघात ने समझाते हुए उसे यह कहा और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ श्रेष्ठ को बेचैनी होने लगी थी। उसने कस्तूरी की कमर को ढकने के लिए उसका दुपट्टा छूना चाहा, तो उसकी उंगलियां कस्तूरी की कमर को छू गई। एक अनजान शख्स की चुहन से कस्तूरी की नींद टूट गई और वह अपनी काली काली खूबसूरत आंखों से श्रेष्ठ को देखकर घबरा गई। और वो ऐसे ही घबराते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो? आपने तो मना किया था। श्रेष्ठ उसकी भूरी आंखों में देख रहा था। कस्तूरी बिल्कुल उसके नीचे थी, इस कारण वो खुद को उससे दूर करने लगी, तो उसका ध्यान अपने घाघरे पर गया जो कि श्रेष्ठ के पैरों तले दबा हुआ था। उसने अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए मासूमियत से श्रेष्ठ से कहा, हमारा घाघरा छोड़िए। श्रेष्ठ का ध्यान उसके घाघरे की तरफ गया तो वह उसकी घबराहट को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, तू महारे को समझ क्या रही से? मैं थारा फायदा कोनी उठा रहा था और न ही महारा ऐसो कोई इरादा से। कस्तूरी की आंखें फिर से भर आई और वह हाथ जोड़कर श्रेष्ठ से बोली, आपको हमारे साथ जो करना है आप कर सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर आप हमारी बहन की गलती के लिए माफ कर दीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी वह निभाने वाली थी उसको पूरे दिल से निभा पाए। हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे, ये वादा करते हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ हंसने लगा। उसको ऐसे अचानक से हंसता हुआ देखकर कस्तूरी को बहुत अजीब लगा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल किया, आपको हमारे बात पर विश्वास नहीं है? आप हमें मजाक में मत लीजिए, हम सच बोल रहे हैं। मैं थारी बात को मजाक नहीं ले रहा सू, तू अपनी बहन की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हो ना? इतना बोलकर वह बेड से उतरा और अलमारी को खोलकर उसमें से वह फाइल निकाली जो उसको शाश्वत ने दी थी, और ड्रावर से एक पेन निकला। दोनों चीज वह कस्तूरी के पास लेकर आया। कस्तूरी उसको सवालिया नजरों से देख रही थी। श्रेष्ठ ने वह फाइल और पेन कस्तूरी के सामने किया और ऑर्डर देते हुए बोला, ले यो फाइल पर साइन कर दे। ये किस चीज की फाइल है? कस्तूरी ने फाटक से सवाल किया। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, यो ले एक जिम्मेदारी से जो थारी बहन निभाने वाली थी, लेकिन अब थारे को निभानी से, क्योंकि अब तू महारी लुगाई से। चुपचाप यो पर साइन कर दे। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने फाइल ली और उसको खोलकर डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़कर थोड़ा गुस्से में कहा, थारे को मने साइन करने के लिए बोला से, जे फाइल को पढ़ने के वास्ते कोनी बोला, चुपचाप साइन कर। कस्तूरी ने डरते डरते उस फाइल पर साइन कर दिए। उसके ऐसा करते ही श्रेष्ठ ने फाइल ली और उसको चेक करने लगा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो कस्तूरी को देखते हुए बोला, अब जे बेड से उतर और सोफे पर जाकर सो जा। अट्ठे पर मैं सोऊंगा। और थारे को बोला था ना जे को साफ कर देना, अभी तक जे को साफ नहीं किया, जल्दी कर, मने घनी नींद आ रही से। उसने कस्तूरी को ऑर्डर देते हुए ये कहा, और बेचारी कस्तूरी बेड से उतरकर उस पर बिछी हुई फूलों की पत्तियों को हटाने लगी। उसने पूरा बिस्तर साफ कर दिया और इधर श्रेष्ठ उस फाइल को देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान छा गई थी। कस्तूरी ने बिस्तर साफ करते ही श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, आपका बेड साफ कर दिया हमने। श्रेष्ठ ने फाइल वापस अलमारी में रखे और अपना साफ बिस्तर देखकर कस्तूरी से बोला, तो थारा नाम कस्तूरी से? कस्तूरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कस्तूरी।
सिर्फ कस्तूरी। श्रेष्ठ उसे घूरते हुए जब ये बोला तो कस्तूरी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं कस्तूरी श्रेष्ठ सिंह तोमर। उसकी बात सुनकर अचानक से श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़ा और अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज तो महारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ा से तूने। अगर फिर से ऐसी गलती की और महारा नाम अपने नाम के साथ जोड़कर किसी को भी बताया तो मैं थारे साथ क्या करूंगा, यो तो तू अपने सपने में भी कौन ही सोच सकती। कस्तूरी श्रेष्ठ के रवैया से डर तो रही थी, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके सामने बोल ना सके। वो डरते डरते बोली, आप हमारे पति हैं, अब आपका नाम ही तो हमारे नाम के साथ लगेगा ना। महारा नाम किसके साथ लगेगा, यो मैं तय करता सू, और मैंने तय किया से कि थारे नाम के साथ महारा नाम कभी नहीं लगेगा। तो यो वास्ते आज के बाद तू सिर्फ कस्तूरी से, समझी। इतना बोलकर श्रेष्ठ उसे छोड़कर अपने बेड पर जाकर सो गया। कस्तूरी उस भारी से लहंगे को संभालते हुए सोफे पर आई और वह भी सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह श्रेष्ठ कस्तूरी की नींद से जागने से पहले ही उठकर रेडी हुआ और वह फाइल लेकर अपने भाई शाश्वत और बॉडीगार्ड वल के साथ बीकानेर के लिए निकल गया। इतने में कस्तूरी के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसकी आवाज से कस्तूरी की आंख खुली। भाभी सा। यह आवाज सुनकर कस्तूरी अपनी जगह से उठी और दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने भक्ति और शुभी खड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और भक्ति के हाथ में एक थाल जो कि लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत और मासूम सी लड़की को देखकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। भक्ति कस्तूरी को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भाभी साहब तो बहुत ही खूबसूरत हो। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। रुको, आपको किसी की नजर न लग जाए। शुभी ने ऐसा बोला, फिर अपनी आंख से काजल लेकर कस्तूरी के कान के पीछे लगाते हुए कहा, भाभी साहब हम दोनों आपको मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार करने आए हैं, जल्दी कीजिए वरना ताए सा गुस्सा करेगी। कस्तूरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह दोनों अंदर आ गई। कस्तूरी उन दोनों को देखते हुए बोली, वैसे अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो हम आप लोगों से परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप लोग बता देंगे। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, हम दोनों आपको सब कुछ बताएंगे। हमारा नाम भक्ति है और यह है शुभी। भक्ति ने मुस्कुराते हुए बताया और फिर शुभी और वह दोनों कस्तूरी को तैयार करते करते उसको अपने परिवार के बारे में बताने लगी। चैप्टर में इस बारे में मैं डिटेल में बता दूंगी। कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे लेकिन एकदम से सबके सामने नहीं आएंगे, तो आप लोग रिलैक्स होकर कहानी पढ़िएगा। दूसरी तरफ श्रेष्ठ शाश्वत और वल्लभ के साथ बीकानेर जा रहा था। वल्लभ गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शाश्वत उसके बगल में बैठा वह फाइल पढ़ रहा था जिस पर उसने कल कस्तूरी के साइन करवाए थे। श्रेष्ठ बैक सीट पर बैठा हुआ था और अपने फोन में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा था। अचानक से शाश्वत फाइल पढ़ते पढ़ते हैरानी से बोला, भाई साहब आपने वाछोरी से कस्टडी के पेपर्स के साथ साथ अपने डाइवोर्स पेपर्स पर भी साइन करवा लिए। उसकी बात सुनकर वल्लभ हैरान हो गया। उसने फाइल में झांक कर देखा तो उसमें डाइवोर्स के पेपर्स भी थे जिस पर कस्तूरी के साइन किए हुए थे। वो उनको देखकर पीछे बैठे श्रेष्ठ से बोला, ठाकुर साहब अभी आप जैसलमेर की राजगद्दी पर बैठे भी नहीं हैं और आप उस लड़की को तलाक दे रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों। मैं वह छोरी को अभी तलाक को नहीं दे रहा सू, बस साइन करवा कर रखा से। जब वह छोरी का काम पूरा हो जाएगा और महारे को जैसलमेर की राजगद्दी मिल जावेगी तो यो डाइवोर्स पेपर महारे काम आवेंगे। वह खुद मने डिवोर्स कड़ी को नहीं देती, यो वास्ते कस्टडी के पेपर्स में छुपा करवा से डाइवोर्स के पेपर्स पर भी साइन करवा लिए से मने। अब महारा रास्ता पूरी तरह क्लियर से। महारे को वह छोरी से अब किसी बात का कोई डर कोनी से। जब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ जाता तब तक पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। श्रेष्ठ ऐसे बोलकर तिरछा मुस्कुराया। सच में वह पत्थर दिल था। उसकी इस हरकत ने ये साबित कर दिया था उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अपने बेटे और जैसलमेर की राजगद्दी के। शाश्वत तो उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना शातिर दिमाग आपके पास ही हो सकता से। यो वास्ते तो सब चाहते से कि आप राजगद्दी पर बैठो। वही वल्लभ थोड़ा मायूस था। उसने मन में खुद से कहा, इंसान को इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए। उस छोटी सी मासूम बच्ची को इसीलिए ठाकुर सा के गले बांधा गया था कि एक दिन ठाकुर सा उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दे। हे कान्हा जी, बेचारी उस मासूम की रक्षा करना। न जाने उसकी जिंदगी में क्या क्या दुख लिखे हुए हैं, क्या क्या झेलेगी वो इस शादी के बाद। दूसरी तरफ
गौरव महल में घर के मर्द तो सुबह का नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए थे। अब बस घर की औरतें और मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई हुई थी और आस पड़ोस की औरतें मौजूद थी। बड़ा सा घूंघट निकालकर भक्ति और शुभ दोनों कस्तूरी को लाल रंग के लहंगे में तैयार करके घर के हॉल में लेकर आए, जहां पर उसके लिए गद्दीदार कुर्सी रखी हुई थी जिस पर उसको बैठा दिया गया। संध्या उसको देखकर सबसे बोली, ये है हमारे श्रेष्ठ की लुगाई। अरे ठकुरानी सा चेहरा तो दिखाए, हम कद काठी देखने नहीं आए, इसका चेहरा देखने गए हैं। कद काठी से लग रहा है, श्रेष्ठ ठाकुर सा से काफी छोटी है। एक औरत ने तंज कसकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं इतनी भी छोटी नहीं है, और अच्छा ही है छोटी है, तभी तो इसको घर की जिम्मेदारियां संभालने और उनको समझने की ज्यादा समझ आएगी। पारुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सबके कहने पर उसने आगे आकर कस्तूरी का घूंघट उठाया। अपने सामने उस मासूम और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा गहरा गई। वो सबको दिखाते हुए बोली, ये है हमारी छोटी बिंदनी कस्तूरी। सबकी नज़र उस पर पड़ी तो उस खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन उसके नाक में पहनी हुई नथ को देखकर संध्या का खून खौल गया। उसने मन में खुद से कहा, इस लड़की ने अपनी हरकत दिखी दी, हमारे छोरे को अपने करीब नहीं आने दिया। धीरे धीरे उसकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई और सब औरतें उसको नेक देकर वहां से चली गई। उनके जाते ही पारुल कस्तूरी को देखते हुए बोली, बिंदनी अब हमारे साथ चलो, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है, कहीं नहीं जाएगी यह, इसकी अब कोई रस्म नहीं होगी जब तक कि अपनी नथ उतरवाई की रस्म पूरी नहीं कर लेती। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, इसने अभी तक अपनी शादी वाली नथ नहीं उतारी। संध्या सबको देखते हुए गुस्से में बोली और फिर उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर उसकी जगह से खड़ा कर दिया। कस्तूरी डर के मारे कंपनी लगी। पारुल और उसकी दोनों देवरानियां समेत घर की बाकी औरतें भी घबरा गई। पारुल ने उसको समझाते हुए कहा, जीजी बिदनी से इस बारे में पूछ तो लीजिए, शायद कोई वजह हो ऐसा न करने की। कोई वजह नहीं है, इसको भी अपनी बहन की तरह हमारा बेटा पसंद नहीं होगा। ये भी किसी और के साथ मुंह काला करके भागना चाहती होगी, पर हम नहीं भागने देंगे। पहले ही हमारे परिवार पर दाग लगते लगते बचा है, अब नहीं लगने देंगे। जब तक ये नथ उतरवाई की रस्म पूरी नहीं करेगी तब तक इसको खाना नहीं मिलेगा। संध्या ने गुस्से में यह जवाब दिया और संध्या ने उसको खींचते हुए वहां से श्रेष्ठ के कमरे में लेकर गई और अंदर फेंक कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कस्तूरी धड़ाम से फर्श पर गिरी और गिरते ही रोने लगी। संध्या हॉल में आई और सब औरतों को देखते हुए बोली, अगर किसी ने दरवाजा खोलकर उसको खाना देने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एपिसोड 10। संध्या ने कस्तूरी को बंद किया तो पारुल ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दाता हुकुम ने बोला था ना कि वह अभी बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है, क्या पता क्या बात हुई होगी उनके बीच में, और हम ऐसे अकेले उसकी सुने बिना सजा तो नहीं दे सकते। हो सकता है कि श्रेष्ठ उसके पास ना गया हो, आप तो जानती ही है वह कैसा है। अपने भरतार को रिझाना हर औरत का काम होता है, खासकर सुहागरात पर, और इसकी बहन ने जो हरकत की उसके बाद क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, यह समझेगी, फिर हमारे बेटे को अपनाएगी, फिर उसके साथ घर बसाएगी। देवरासा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ये छोटी है पर इतनी भी नहीं। इसकी उम्र में तू भी इस घर में आकर इसको संभालने लगी थी, हमारी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। बच्ची समझकर उसकी गलती नज़रअंदाज मत करो, हमने बोल दिया सो बोल दिया। उस छोरी को तब तक खाना नहीं देंगे जब तक उसकी नथ उतारी की रस्म पूरी नहीं हो जाती। संध्या ने गुस्से में यह जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसको जाते हुए बाकी औरतें परेशान नजरों से देखती रही। सबको कस्तूरी के लिए बुरा लग रहा था। सुनंदा मायूस होकर बोली, पारुल जी अब क्या करें हम, हमें तो बिंदनी का कोई दोष नहीं लग रहा। पहले ही रात को ऐसे अनजान शख्स को अपनाना एक छोरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब वह शख्स कभी उसकी बहन का होने वाला पति रहा हो। नंदिनी यानी कि श्रेष्ठ की काकी भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, सही कहा जीजी ने। पारुल जीजी हमको कस्तूरी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पारुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बुरा तो हमें भी लग रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब श्रेष्ठ ही आकर संध्या दीदी को समझा सकता है, क्योंकि वह उसके अलावा इस वक्त किसी की नहीं सुनेगी। उसकी बात सुनकर सुनंदा थोड़ी परेशान होते हुए बोली, श्रेष्ठ तो आज संकल्प की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट गया है, उसकी आज तारीख थी,
उसकी बात सुनकर पारुल उसकी तरफ मुड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, सुनंदा ये बात आप अब हमें बता रही है? कस्तूरी पर पहले से ही संध्या जीजी शादी की जिम्मेदारी को लेकर दबाव बना रही हैं और ऊपर से श्रेष्ठ संकल्प को लेकर आ रहा है। वह बेचारी मासूम इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ कैसे संभालेगी, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से पता नहीं श्रेष्ठ और अभिजीत के बीच में क्या तनातनी चल रही होगी कोर्ट में। हमें तो इस बात की भी चिंता सताए जा रही है, जब अभिजीत को पता चलेगा कि श्रेष्ठ ने शादी कर ली है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। सुनंदा चिंता करते हुए बोली और उसकी बात सुनकर सबकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इतने में संध्या अपने कमरे से निकलकर उस तरफ आई और उन सब को देखते हुए बोली, तुम लोग अभी तक यहीं पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ रसोई में खाना तैयार करो। उस लड़की को खाना नहीं देना तो क्या सब लोग व्रत रखेंगे? संध्या की डांट फटकार सुनकर सब लोग किचन की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ कस्तूरी दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी। उसके पास उसका फोन भी नहीं था क्योंकि वह शादी वाली रात उसके भगाने के वक्त टूट गया था। ये नथ उत्तर क्यों नहीं रही? इसकी वजह से हमें कितनी डांट खानी पड़ी। कस्तूरी रोते हुए नथ उतारने की कोशिश करते हुए बोली। वो खुद से ही अपनी नथ उतारने की कोशिश करने लगी पर उससे ऐसा नहीं हुआ। उसकी नाक में दर्द होने लगा। वो दर्द में कराहते हुए बोली, ये तो हमसे निकल ही नहीं रही, हमें दर्द हो रहा है। वो बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगी। उस मासूम बच्चे को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली है। कोर्ट रूम, बीकानेर। कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट एक फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने श्रेष्ठ और शाश्वत बैठे हुए थे। वल्लभ उनके पास खड़ा हुआ था। श्रेष्ठ ने मजिस्ट्रेट के गंभीर चेहरे को देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ जज साहब? अब तो म्हारे को म्हारे बेटे की कस्टडी मिलेगी ना? उसके लिए तुम्हें पहले कस्टडी की सभी शर्तें पूरी करनी है, फिर तुम्हें मिलेगा अपना बेटा। कोर्ट रूम के दरवाजे से आवाज आई, जिसे सुनने के बाद उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। वहां पर श्रेष्ठ की उम्र का एक आदमी खड़ा हुआ था। सफेद कुर्ता पजामा और रौबदार मूंछों के साथ वह देखने में काफी हैंडसम था। उस आदमी ने आते ही मजिस्ट्रेट को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, खम्मा घनी जज साहब। थोड़ी देर हो गई। मजिस्ट्रेट ने उसको देखते हुए कहा, कोई बात नहीं चौहान साहब, जाकर बैठिए। वह आदमी आकर श्रेष्ठ की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, जहां पर कुछ देर पहले शाश्वत बैठा था। वह उसको देखते ही कुर्सी से खड़ा हो गया था। उस आदमी ने मजिस्ट्रेट को देखते हुए कहा, जज साहब हमारी दी हुई मोहलत आज खत्म हो चुकी है। अब मेरे भांजे संकल्प की कस्टडी ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर को नहीं मिल सकती। अभिजीत सिंह चौहान, पहले पूरी बात जान लो जज साहब की। मैंने थारी दी हुई हर शर्त पूरी कर ली से। कल म्हारी शादी थी, यही शर्त रखी थी ना? तूने म्हारे को म्हारी बेटे की कस्टडी देने वास्ते, अब म्हारे को म्हारा बेटा लौटा दो। श्रेष्ठ ने अभिजीत की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसके बेटे संकल्प का मामा और राजस्थान की विधानसभा का एक मेंबर है। उसकी बात सुनकर अभिजीत का खून खौल गया। उसने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। हम ऐसे अनजान औरत के हाथ में हमारे भांजे की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। पता नहीं वह हमारे भांजे को माँ का प्यार देगी भी या नहीं। जज साहब ने उसको देखते हुए कहा, चौहान साहब आपने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दी है ठाकुर सा ने। अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। ऐसा करना आपको कानून के खिलाफ एक गुनहगार बना देगा। आपने भरी अदालत में यह वादा किया था कि आप अपने भांजे की कस्टडी उसके पिता को तभी देंगे जब उसकी शादी हो जाए, और अब उनकी शादी हो चुकी है तो उनको उनका बच्चा मिल जाना चाहिए। अभिजीत गुस्से में था। वह श्रेष्ठ को अपने भांजे की कस्टडी नहीं देना चाहता था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कस्टडी श्रेष्ठ के नाम पर ट्रांसफर करके उस पर साइन कर दिए थे। श्रेष्ठ, अभिजीत और बाकी लोग कोर्ट रूम से बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही अभिजीत ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, हम तुम्हें अपने भांजे की कस्टडी नहीं देंगे। तुम हमारे भांजे के बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने उसकी माँ के साथ जो किया, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हें। विधायक साहब भूलिए मत, जज साहब ने फैसला म्हारे हक में किया से। अब तू कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोनी जा सके से। अगर तूने ऐसा किया तो मजबूरन म्हारे को आपको अपने रास्ते से हटाना होगा, और ऐसा हम कैसे करेंगे? थारे से बेहतर कौन जान सके से। श्रेष्ठ खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, जिस पर अभिजीत गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जिस इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा दिया
पता नहीं कौन सी बदकिस्मत लड़की उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई होगी। क्या धोखा। Dia desresta na apani patni ko, kias resta kay bet ki jimadari utha pg kasturi. Thanks for watching our sub.